O39 हिंदी अध्याय 191 हैरान। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। वरिष्ठ टॉम, कवच के लिए धन्यवाद। मैंने कवच को अपने पूर्व वरिष्ठ छात्र को लौटाते हुए कहा। ये कुछ भी नहीं है। उन्होंने हल्के से उत्तर दिया, मुझे कहना होगा आपके प्रदर्शन ने यहाँ सभी को चौंका दिया। वरिष्ठ टॉम ने प्रशंसा की। मैं उनकी प्रशंसा सुनकर मुस्कुराया। वरिष्ठ टॉम के साथ कुछ शब्द बात करने के बाद मैं एलेन की ओर वापस चला गया। सभी राक्षसों के शवों को उठाकर वापस शहर में ले जाया गया। राक्षसों का खतरा टलता देख कॉर्पोरल स्तर के पावरहाउस ने भी एक को छोड़ दिया। मुझे आश्चर्य हुआ जब प्रशिक्षक लियाम और उनके शिष्य घर की ओर चल रहे थे। मैंने सोचा था कि वे कम से कम रात तो शहर में ही बिताएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे अपने शिष्यों के प्रशिक्षण को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। उन्हें जाते देख एलेन के पिता ने राहत की सांस ली, शायद ये सोचकर कि अब उन्हें ऐसे शक्तिशाली आतिथ्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मिशेल रुको, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। एलेन ने मुझे जाते हुए देखा और कहा। वह जल्दी से मेरे पास आए और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। हम जल्द ही मैदान पर पहुंच गए और मेरे घर की ओर साथ साथ चलने लगे। ये नाइट ग्रेड कौशल था जिसका आपने अंतिम बार उपयोग किया था? एलेन ने पूछा। उसका प्रश्न सुनकर मैं मुस्कुराया। उसके चेहरे पर कुछ देर तक चिंतन के भाव रहे कि यह प्रश्न पूछा जाए या नहीं, क्योंकि यह ट्रम्प कार्ड से संबंधित था और ऐसा प्रश्न तो दोस्तों के बीच भी नहीं पूछा जाता। जिल ने मुझसे भंडारण, नाइट ग्रेड आर्टिफैक्ट और कौशल के बारे में कभी कोई सीधा सवाल नहीं पूछा था। उसने सिर्फ संकेत दिया था और मैंने उसके संकेतों की पुष्टि की थी। एलेन ने अत्यधिक जिज्ञासा के कारण पूछा, क्योंकि उसका कोई अन्य इरादा नहीं था। हाँ, ये नाइट ग्रेड कौशल था। मैंने कहा, मुझे ये पता था। वह जोर से चिल्लाए। भगवान का शुक्र है, सड़क पर कोई लोग नहीं थे, वरना वे उसे पागल समझ रहे थे जो सड़क के बीच में चिल्ला रही थी। चलते चलते हमने कई चीजों पर बातचीत की और इस बार उसने मुझसे अंतरिक्ष क्षेत्र के बारे में हर विवरण पूछा। इससे पहले मेरा प्रदर्शन देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। पहले उसने सोचा था कि उसकी और मेरी शक्ति लगभग समान होगी, भले ही मैं एक स्तर ऊपर हूं क्योंकि उसे विशेष प्रशिक्षण मिल रहा है जबकि मैं सिर्फ एक स्वतंत्र साहसिक कार्य कर रहा हूं। उसका ऐसा सोचना स्वाभाविक था और यदि अंतरिक्ष क्षेत्र न होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी बराबरी कर पाता। यदि मैं अंतरिक्ष क्षेत्र में न होकर वेस्टब्लिड में होता तो कौशल प्राप्त करना और इतनी सारी मुहरें बनाना लगभग असंभव होता। उसने न केवल मेरे बारे में पूछा बल्कि अपने प्रशिक्षण शिविर के जीवन के बारे में भी बात की। ये वैसा ही है जैसा मैंने उम्मीद की थी, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर भी है। उन्होंने कहा कि उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत सख्त था और हर दिन के अंत में वह इतनी थक जाती थी कि उनमें कुछ भी करने की ऊर्जा नहीं बचती थी। हर महीने उनकी प्रगति को मापने के लिए एक बड़ी परीक्षा होती है। जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे और मानदंडों को पार कर लेंगे उन्हें अपनी सदस्यता को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं कम से कम 6 महीने तक दोगुनी मेहनत करूं तो मैं उच्च प्रशिक्षण के लिए अर्हता प्राप्त कर सकती हूं। एलेन ने दांत पीसते हुए कहा। चूंकि उसके माता पिता संगठन के सदस्य थे, इसलिए उसे शुरू से ही कई बातें पता थीं। यद्यपि वे सामान्य सदस्य थे, फिर भी वे काफी कुछ जानते थे और उन्होंने उसे बचपन से ही बहुत सी बातें बतानी शुरू कर दी तथा उसे एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने का प्रशिक्षण दिया। बचपन से ही वह उनकी उम्मीदों का बोझ उठाती है। क्या तुमने कोई नई गर्लफ्रेंड बनाई है? मैंने माहौल को हल्का करने के लिए पूछा। मैंने बहुत सारी तस्वीरें बनाई हैं, क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे? उसने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा और तस्वीरों का फोल्डर खोलने लगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने हाथ सामने रखते हुए कहा। एलेन को रिश्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे लड़कियों को बहकाना, उनके साथ संबंध बनाना और उन्हें चूमकर छोड़ देना पसंद है। मैं उसकी क्षमता पर आश्चर्यचकित हूँ। मैंने कई बदसूरत ब्रेकअप देखे हैं, लेकिन एलेन के साथ चीजें कभी भी बदसूरत नहीं होती। मैंने कभी किसी लड़की को हुकअप के बाद कोई तमाशा करते या प्रतिशोध लेते नहीं देखा या सुना है। वह लड़कियों को इतनी अच्छी तरह से आकर्षित करती है कि हुकअप के बाद भी जब भी उसकी पिछली प्रेमिकाएं उससे मिलती हैं तो उससे सौहार्दपूर्वक बात करती हैं। मुझे अभी भी अपना ब्रेकअप याद है, हालांकि वह बहुत बुरा नहीं था, फिर भी मैं 1-2 दिन तक रोई थी। जल्द ही हम मेरे समय के दरवाजे पर पहुंच गए। ये लो, मैंने कहा और उसे अंगूठे के आकार की एक क्रिस्टल जैसी चीज थमा दी। यह क्या है? उसने पूछा। जैसे ही उसने इसे देखना शुरू किया, उसने सोचा कि यह किसी प्रकार का क्रिस्टल पत्थर है, लेकिन जब उसने इसे छुआ तो उसने पाया कि यह नर्म और मुलायम है।
यह एक रहस्यमयी औषधि है, इससे आपकी मेहनत बच जाएगी। मैंने जवाब दिया। हॉन्फ। रहस्यमयी औषधि का नाम सुनकर वह हॉन्फ उठी। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, लेकिन आपको 1 घंटे तक बहुत दर्द महसूस होगा। सर्वोच्च युद्ध अभ्यास प्रसारित करें। यह आपको दर्द से निपटने में मदद करेगा और यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आप कुछ मुहरें बनाने में सक्षम होंगे, मैंने कहा। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही, फिर सिर हिलाया। वह अचानक मेरे पास आए और मुझे गले लगा लिया तथा मेरे गाल पर हल्का सा चुंबन देकर अपने घर की ओर चली गई। मैं वहीं खड़ा होकर उसे अपने घर के अंदर जाने से पहले वापस जाते हुए देखता रहा। घर खाली है, मेरे माता पिता को आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। सुरक्षा के लिए निवारक उपाय के रूप में महापौर नागरिकों को राक्षसों के मारे जाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक बाहर आने के लिए कहेंगे। तुम कब आए? मेरी माँ ने मेरे पिता के साथ बनकर से वापस आने के बाद पूछा। बस कुछ मिनट पहले, मैंने कहा। उनके तैयार होने के बाद हमने खाना खाया और सोने से पहले साथ में टीवी देखा। जब मैं अगली सुबह उठा तो मुझे एलेन का एक साधारण सा धन्यवाद संदेश मिला जो आधी रात को मेरी होलोवॉच पर आया था। जब मैंने उसे फोन किया तो मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वह शहर छोड़कर ट्रेन में बैठ चुकी थी। जब मैंने पूछा कि वह इतनी जल्दी क्यों जा रही है, तो उसने कहा कि रहस्यमयी औषधि खाने से उसे बहुत लाभ हुआ है और प्रशिक्षण शुरू होने से पहले उसे अपनी ताकत का अभ्यास करने की आवश्यकता है। जब मैंने पूछा कि उसने कितने पाउंड बनाए हैं, तो उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन उसने बताया कि उसने इतनी मात्रा में वजन बढ़ाया है कि वह कड़ी मेहनत के 5 से 6 पाउंड के बराबर है। फोन काटने से पहले उसने मुझसे वादा किया कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो वह मुझे जरूर हराएगी। वह हमेशा से प्रतिस्पर्धी रही है, उसे कभी भी प्रयोग करना पसंद नहीं था और जब वह प्रतिस्पर्धा देखती है, तो वह पहले से भी अधिक कठिन परिश्रम करती है। घर पर समय बीतता गया और मैं अपने माता पिता के साथ खुशी से गुणवत्तापूर्ण समय बिताता रहा। अपनी छुट्टी के तीसरे दिन मैंने माता पिता को रहस्यमयी औषधि का टुकड़ा देते हुए उन्हें इसके अत्यधिक दर्द से आगाह किया। जब उसने वह टुकड़ा खाया तो मैं और मेरी माँ उसके साथ थे। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि मेरे पिता ने एक भी आवाज नहीं की, वह बिल्कुल शांत थे। यदि मैं उन्हें पसीने से भीगे हुए अपने दांत और गीले कपड़े पीते हुए नहीं देखता, तो मुझे लगता कि मेरे पिता को कोई दर्द नहीं हो रहा है। एक भी आवाज न निकालने के लिए बहुत अधिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। मैंने स्वयं इस दर्द का अनुभव किया था और जानता था कि यह कितना अधिक तीव्र होता है। यहाँ तक कि विलियम, जो अपनी बहन के सामने सुपर एलीट प्रशिक्षण के बारे में शेखी बघारता है कि यह अत्यंत कठिन और दर्दनाक है, वह भी अपने आप को कई बार मौन आवाजें निकालने से नहीं रोक सका। उन्हें एक भी आवाज नहीं करते देख मेरे मन में अपने पिता के प्रति एक नया सम्मान उत्पन्न हुआ। मुझे तब और भी बड़ा झटका लगा जब मेरे पिता रहस्यमय औषधि के प्रभाव से बाहर आए और मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कितनी मुहरें बनाई हैं। 5। उसने इतनी सारी मुहरें बनाई थीं, 5। मैं सिर्फ एक मुहर ही बना पाया। एलेन ने अधिकतम 2 मुहरें बनाई होती, लेकिन मेरे पिता ने 5 मुहरें बनाई और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वह छठी मुहर बनाने के बहुत करीब हैं। मैंने अपने पिता को बधाई दी और उनसे कहा कि वे छठी मुहर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करें। यदि वे पर्याप्त मेहनत करें तो 1 महीने में 6 मुहरें बना सकते हैं। 2 दिन बाद मेरे पिता ने छठी मुहर बनाकर मुझे फिर से बहुत बड़ा आश्चर्य दिया। मैंने पूछा कि क्या उसे दर्द महसूस नहीं हुआ या नहीं, तो उसने कहा कि उसे दर्द महसूस हुआ, लेकिन यह उतना नहीं था जितना उसने रहस्यमयी दवा लेने के बाद महसूस किया था। मेरे पिता अनाथ थे और उन्हें लड़ाई झगड़े में ज्यादा रुचि नहीं थी, उनकी रुचि पढ़ाई में ज्यादा थी। फिर भी मैंने उसे और अधिक सील बनाने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि यदि संयोगवश उन्हें कोई खतरा हो तो वह मेरी माँ की रक्षा कर सके। उन्होंने सिर हिलाकर कहा कि वह कुछ दिन सर्वोच्च युद्ध अभ्यास के लिए समय देंगे। समय बीतता गया और जल्द ही मेरे जाने का दिन आ गया। मेरी ट्रेन 3 घंटे में है, मैंने अपने मन में कहा और अपनी होलो वॉच पर समय देखा। मेरी माँ सुबह से ही रो रही है और मुझे गले लगा रही है तथा मुझसे अगले महीने उनसे मिलने आने का वादा करवा रही है। यह शायद उसके गर्भावस्था हार्मोन है जो उसे इतना भावुक बना रहे हैं, लेकिन ये भावनात्मक स्थिति मुझे थोड़ा दम्भोटू महसूस करा रही है। इस समय हम रसोई की मेज पर बैठकर चाय पी रहे हैं। अपना कप नीचे रखकर मैं अपनी जेब से डिब्बा निकालता हूं और उसे मेज पर रख देता हूं। यह क्या है? मेरे पिता ने डिब्बा खोलते हुए पूछा। उसके अंदर उन्हें 61 औषधि की बोतलें मिली।
वहाँ जीवन जल औषधि, उपचार औषधि, मन औषधि, जीवन शक्ति औषधि है और बाएं कोने में एक छोटी पारदर्शी बोतल है। इसके अंदर मैंने शहद की 3 बूंदें छोड़ी हैं, अगर माँ को कभी इसकी आवश्यकता होगी, मैंने कहा। ध्यानपूर्वक सोचने के बाद मैंने अपने माता पिता के उपयोग के लिए कुछ औषधि की बोतलें रखीं कि यदि उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए और मेरे पिता कोई सील बनाने में सक्षम हो जाए, तो ये औषधि की बोतलें उसकी देखभाल के लिए पर्याप्त से अधिक होंगी। माइकल, ये बहुत ज्यादा है, मैंने उन्हें अपने हाथ से रोक दिया। अगर तुम्हारे पास ये औषधि की बोतल है तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा, मैंने कहा। मैंने कुछ कलाकृतियां और 9 रेजिंग स्ट्राइक की प्रतिलिपि भी छोड़ दी है, जो मुझे अंतरिक्ष क्षेत्र में मिली थी, उन्हें उनके कमरे में छिपा दिया है। वे इसे मेरे जाने के बाद पा लेंगे। यदि मैं उन्हें अभी देता तो वे सब कुछ अस्वीकार कर देते क्योंकि यह बहुत ज्यादा है। मैं उन्हें अपने अन्य 3 कौशल दे देता, लेकिन वे हस्तांतरणीय नहीं हैं। मुझे हस्तांतरण समझौता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। कौशल और शिल्प कौशल के साथ, मेरे पिता किसी भी छोटे खतरे से खुद को और मां की रक्षा करने में सक्षम हैं। बहुत बहस के बाद मेरे माता पिता ने बॉक्स ले लिया। मुझे एशलिन से दूर जाने और छोटी बोतल में 3 बूंदें डालने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अगर एशलिन को इसकी गंध आती तो वह निश्चित रूप से अपने लिए इसकी मांग करती। ये कुछ दिन बहुत शांतिपूर्ण थे, सिवाय पहले दिन के जब राक्षसों का कोई हमला नहीं हुआ। समय बीतता गया और जल्द ही मेरे जाने का समय आ गया। होवर कार आ गई, हम तीनों उसमें सवार हो गए और कार तेजी से रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ी। रेलवे स्टेशन पर मुझे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ता क्योंकि ट्रेन समय पर आती है। सोब, मुझे तुम्हारी याद आएगी, मेरी माँ ने रोते हुए कहा और ट्रेन में चढ़ने से पहले आखिरी बार मुझे गले लगाया। मैंने शीशे के माध्यम से अपने माता पिता को अलविदा कहा। माता पिता को अलविदा कहते समय मेरे गाल पर एक छोटी सी आंसू की बूंद देखी जा सकती थी। जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, मैं अपने माता पिता को भूल गया। अपने आंसू पोंछते हुए मैं अपनी सीट की ओर चला गया। मेरे पास देने के लिए एक आखिरी उपहार है, मैंने कहा और भेजे बटन पर क्लिक कर दिया। मेरे पिता प्रथम श्रेणी के डॉक्टर हैं और अपने पेशे को पूरी लगन से जीते हैं। यदि पैसों की कमी ना होती तो वे उच्च शिक्षा के लिए जाते। उनकी योजना अनुसंधान के माध्यम से इतना योगदान करने की है कि सरकार उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अनुदान दे, लेकिन इसके लिए वर्षों लगेंगे। निम्न स्तर के डॉक्टरों के लिए, प्रथम स्तर के डॉक्टरों के रूप में उनके पास जो सीमित ज्ञान है, उससे कोई भी सार्थक अनुसंधान करना बहुत कठिन है तथा केवल असाधारण डॉक्टरों को ही अनुदान मिल सकता है। हालांकि मेरे पिता अनुदान प्राप्त करने के बहुत करीब हैं, फिर भी उन्हें इसमें कुछ घंटे लगेंगे। मुझे यह नहीं पता था कि उन्हें अपने 2 डॉक्टर कोर्स के लिए भुगतान करना पड़ा। इसमें मुझे लगभग मिलियन का खर्च आया, लेकिन यह मेरे पिता की खुशी की तुलना में कुछ भी नहीं है। ट्रेन सुबह वेस्टब्लड पहुंच जाएगी। अब मुझे बस सोना है और सुबह उठना है। चबा, सुबह सुबह मुझे एक जीवंत चहचहाहट ने जगाया। ट्रेन के पश्चिम की ओर जाने वाले स्टेशन पर पहुंचने से पहले भी मैं यही आवाज सुन रहा था। चबाओ, एशलिन ने फिर से चहकते हुए कहा। इस बार उसने मुझसे उसके पंखों को ब्रश करने के लिए कहा। मेरी माँ ने घर पर रहते हुए 1 हफ्ते में ही उसे बिगाड़ दिया था। वह दिन में 2 बार एशलिन के पंख ब्रश करती थी, एक बार सुबह और दूसरी बार शाम को, ये देखते हुए कि जब तक मैं उसे ब्रश नहीं कर देता, वह मुझे परेशान करना बंद नहीं करेगी। मैंने ब्रश निकाला और उसके पंखों की मालिश करना शुरू कर दिया। वह संतुष्ट होकर मेरी गोद में लेट गई और धीरे धीरे ब्रश से अपने पंखों की मालिश करने लगी। म्याऊं, एक रोएदार बिल्ली राक्षस अचानक मेरे सामने प्रकट हुआ और मुझ पर म्याऊं करने लगा। पहले तो मैं डर गया, लेकिन जल्दी ही मैंने देखा कि यह बिल्ली मेरे हाथ में रखे ब्रश को देख रही है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे कोट को ब्रश करूं? मैंने पूछा, जबकि मैं एशलिन के पंख को ब्रश कर रहा था। म्याऊं, उसने एक बार फिर बिना कोई पल चूके पुष्टि में म्याऊं किया। ये सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा कि यह बिल्ली राक्षस, जो बस इधर उधर खेल रहा था, इतना साहसी नहीं था कि किसी अजनबी से अपने बालों को ब्रश करने के लिए कह सके। चबाओ, एशलिन नाखुश होकर बोली जब मैंने एक पल के लिए उसके पंख को सहलाना बंद कर दिया। इस कष्टप्रद चिड़िया के साथ काम करने के बाद मैं तुम्हारे बालों को भी साफ करूंगी, मैंने कहा। एशलिन ने केवल नाक भान सिकुड़ी, लेकिन वह राक्षस बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके मेरे सामने चुपचाप बैठ गई। मैं 15 मिनट तक एशलिन के पंखों को ब्रश करता रहा। आमतौर पर एशलिन 10 मिनट में काम पूरा कर लेती थी, लेकिन आज उसे 15 मिनट लगे। अब तुम्हारे पंख साफ हो गए हैं, एशलिन,
मैंने कहा और उसे अपनी गोद से उठाया और अपनी कुर्सी के कप स्टैंड पर बिठा दिया। चबाओ चबाओ चबाओ। वह उग्रता से चहकते हुए बोली कि उसने अपने पंखों को ब्रश करना अभी समाप्त नहीं किया है, लेकिन मैं जानती थी कि वह ये काम उस बिल्ली पर व्यंग्य करते हुए कर रही है जो आज्ञाकारी ढंग से मेरे सामने बैठी हुई थी। आओ बिल्ली, मैंने कहा और अगले ही पल बिल्ली मेरी गोद में कूद पड़ी। ये बिल्ली राक्षस न तो छोटी है और न ही बड़ी। उसके पास बर्फ की तरह सफेद रोएदार कोट और खूबसूरत नीली आंखें हैं। मुझे नहीं लगता कि यह बिल्ली राक्षस से लड़ रही है, बल्कि पालतू राक्षसों से लड़ रही है। इन राक्षसों में ज्यादा शक्ति नहीं होती और ये बंधुआ नहीं होते, बल्कि जन्म से ही हानिरहित घरेलू राक्षस बनने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। मैंने जो देखा और सुना है उसके अनुसार अमीर लोगों के बीच पालतू राक्षस रखना काफी आम बात है और यह बिल्ली इसका एक आदर्श उदाहरण है। ये देखकर अच्छा लगता है कि यह एक अजनबी के सामने भी कितना अच्छा व्यवहार करती है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बिल्ली सबसे प्यारी राक्षसी है जिसे मैंने कभी देखा है, लिली लोमड़ियों से भी अधिक प्यारी, जिन्हें गणतंत्र में सबसे प्यारे राक्षस के रूप में जाना जाता है। पुर्रर्रा पुर्रर। उसने संतोषपूर्वक पुर्रर्रा आवाज निकाली। क्या मैंने उसके बालों को ब्रश किया है? ये प्यारी बिल्ली का बच्चा मादा है, मुझे कुछ निरीक्षण के बाद पता चला है। इस बिल्ली के बच्चे की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की गई है। उसका कोट बहुत साफ और रेशमी है और उसके नाखून पूरी तरह से कटे हुए हैं। ये निश्चित रूप से सैलून का काम है। चबाओ चबाओ। एशलिन ने बिल्ली को देखकर चहकते हुए कहा। उसके पास बालों को ब्रश करने के लिए पर्याप्त समय था, उसे अपने मालिक के पास वापस जाना चाहिए, लेकिन बिल्ली ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और संतुष्ट होकर गुर्राती रही, खासकर जब मैंने उसकी गर्दन और पेट के नीचे खरोंचा। उसके बालों को संवारते समय मैंने एक बात नोटिस की, इस बिल्ली में कोई आभा नहीं थी। वह सबसे निम्न स्तर की राक्षसी लग रही थी जो अभी अभी पैदा हुई है। यह महसूस करते हुए मुझे और भी यकीन हो गया कि इस पालतू घरेलू राक्षस केवल पालतू राक्षसों के पास कोई शक्ति स्तर नहीं हो सकता है। तो मिल्ली, तुम कहाँ भाग गई हो? मुफ्त मालिश का आनंद ले रही हो? मैंने अपने पीछे एक आवाज सुनी। फ्री वे बियनोव न्यू वेलकॉम। म्याऊं। बिल्ली ने लंबी घुरघुराहट की, लेकिन मेरी गोद से नहीं उठी। जब मैंने आवाज सुनी तो मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन जब मैंने राक्षस के मालिक को देखा तो मुझे और भी अधिक आश्चर्य हुआ। यह एक 20 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति है, उसके बाल बिखरे हुए हैं तथा चेहरा किसी मॉडल जैसा सुंदर है। इस पालतू राक्षस को देखकर मैंने सोचा कि इसका मालिक कोई युवा अमीर लड़की होगी, न कि कोई 20 साल का सुंदर आदमी। उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद, उसे भागने की आदत है, उसने क्षमा मांगते हुए कहा। चबाओ चबाओ। आशिन ने भी चहचहाहट के साथ कहा। जब से मैंने उस प्यारी बिल्ली को ब्रश करना शुरू किया था तब से वही ईर्ष्या कर रही थी। वैसे मैं मार्विन हूँ, उसने कहा। माइकल, मैंने अपना नाम बताया। अगर मेरे दोनों हाथ बिल्ली के बच्चे ने नहीं घेर रखे होते तो मैं उससे हाथ मिला लेता। मिली, चलो, मार्विन ने फिर कहा, इस बार थोड़े बलपूर्वक। म्याऊं। मिली ने म्याऊं किया और अपने मालिक की ओर छलांग लगाए। कूदते समय उसकी पूंछ एशलिन से टकराई जिससे वह हवा में उड़ गई। चबाओ चबाओ चबाओ। एशलिन गुस्से से मिल्ली पर चिल्लाती है क्योंकि वह हवा में खुद को स्थिर कर रही थी। मैं ये देखकर चौंक गया। उस बिल्ली की पूंछ एशलिन से टकराए और वह हवा में उड़ गई। ये बिल्ली देखने में जितनी सुंदर लगती है उससे कहीं अधिक सुंदर है। बिल्ली के बच्चे ने एशलिन की ओर चहचहाते हुए देखा ही नहीं। ये देखकर कि एशलिन क्रोधित हो गई और बिल्ली के बच्चे पर हमला करने ही वाली थी, मैंने ऐसा होने से पहले ही उसे जल्दी से अपने हाथों में उठा लिया। एशलिन रुको, यह एक दुर्घटना थी, मैंने कहा और उसे बिल्ली के बच्चे पर हमला करने से रोक दिया। मुझे खेद है, ये सब मिल्ली की गलती है, ये ले लो, इससे तुम्हें अपना गुस्सा शांत करने में मदद मिलेगी छोटी, मार्विन ने कहा और कैंडी दी जिसे एशलिन ने कुशलता से अपने पंजों के बीच ले लिया। म्याऊं। मिली ने म्याऊं किया, ये देखकर कि उसके मालिक ने एशलिन को कैंडी दी है और वह उस पर झपटने ही वाली थी, लेकिन उसके मालिक ने उसे रोक दिया। एक बार फिर धन्यवाद, मुझे आशा है कि हम फिर मिलेंगे माइकल, मार्विन ने कहा जबकि मिली ने गुस्से से एशलिन को देखा जो प्रत्येक कैंडी के बारे में थी। ये कैंडी अवश्य ही कुछ और होगी जिसके कारण मिल्ली को एशलिन की ओर देखना पड़ा, जो पहले ऐसा करने के लिए बहुत आलसी थी। फ्री वेब नॉवल कॉम। एशलिन मुझे उस कय में से कुछ देती है। इससे पहले कि मैं पूरी तरह से उससे मुझे कैंडी का एक छोटा सा टुकड़ा देने के लिए कहता, एशलिन ने पूरी तरह से उसके मुंह में डाल दिया। मैंने कहा और कैंडी का सुनहरा रैपर उठाया जिसे एशलिन ने फेंक दिया था।
कैरिंगटन डिलक्स रैपर पर लिखा है, मैंने इस कैंडी ब्रांड के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। मैं गुस्से से एशलिन को देखता हूं जो अभी भी कैंडी का आनंद लेने में व्यस्त है। मैं बस उसे जोर से मारना चाहता था और उसके मुंह से कैंडी निकालकर उसे खा लेना चाहता था। अपने आप को शांत करते हुए मैंने बाहर के दृश्य को देखा जो ट्रेनों की तेज गति के कारण धुंधला लग रहा था। ट्रेन के वेस्ट ब्लड स्टेशन पहुंचने में अभी आधा घंटा बाकी है। मैंने सब कुछ जांच लिया और ट्रेन के वेस्ट ब्लड पहुंचने का इंतजार करने लगा। आधा घंटा धीरे धीरे बीत गया लेकिन अंततः ट्रेन वेस्ट ब्लड स्टेशन पर पहुंच गई और मैं एशलिन के साथ बाहर निकल आया। मैंने होवरकार को बुलाया और जब हम होवरकार में सवार होकर अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहे थे, मैंने अपने सभी दोस्तों को वेस्ट ब्लड में अपनी वापसी के बारे में बताया और हमारे लिए दोपहर के भोजन का भी ऑर्डर दिया। मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए अपने अपार्टमेंट पहुंचने के बाद मुझे लंच डिलीवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेरे संदेश का उत्तर कई लोगों ने दिया था, लेकिन एक ने विशेष रूप से मेरा ध्यान आकर्षित किया। ये पत्र जिम ने मुझे मिडिल रिंग स्थित कैफे में मिलने के लिए कहा था। ये संभवतः उस सहायता से संबंधित है जिसका उसने एक सप्ताह पहले उल्लेख किया था। मैंने जल्दी से फ्रेश होकर स्नान किया और फिर एशलिन के साथ पहले से आए दोपहर के भोजन को खाया। अंततः मुझे अच्छा महसूस हुआ जब मैंने कटलरी को खाने के डिब्बे में रख दिया और फर्श पर लेटकर आराम करने लगा। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन जब मैंने एशलिन द्वारा खाई गई कैंडी की खुशबू महसूस की तो मुझे भूख महसूस हुई और दोपहर का भोजन जी भरकर खाने के बाद ही मुझे अच्छा महसूस हुआ। मैं अभी प्रशिक्षण नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं मानसिक रूप से बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूं। मैं तब तक बिस्तर पर लेटा रहना चाहता हूं जब तक मैं ठीक महसूस नहीं कर लेता। मैंने ठीक वैसा ही किया। मैं बिस्तर पर लेट गया, कुछ भी नहीं सोच रहा था, सब कुछ सोच रहा था। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कब अपनी आंखें बंद की और देर दोपहर को जब उठा तो मुझे बिल्कुल ताज़ा महसूस हुआ। एशलिन भी सो रही है, लेकिन मैं नहीं जागा क्योंकि मैं बाथरूम में गया और नींद से बाहर आने के लिए पानी से अपना चेहरा धोया। ये देखते हुए कि अभी भी उनसे मिलने के लिए काफी समय है, मैंने समाचार पढ़ने का निर्णय लिया। पहले तो इसमें कुछ भी दिलचस्प नहीं था, लेकिन जल्द ही एक नया लेख सामने आ गया। प्रतिकृति के पश्चिमी शहर पर बड़े राक्षस गिरोह द्वारा हमला किया गया था। ये लिखा है कि शहर का आधा हिस्सा नष्ट हो गया है। जब मैंने तस्वीरें देखी तो मैं सिहर उठा। एकमात्र अच्छी बात यह थी कि हताहतों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। वे पहले से ही अन्य शहरों से सुदृढ़ीकरण के साथ भीड़ के लिए तैयार थे। फिर भी शहरों का ऐसा विनाश गणतंत्र में अभी भी दुर्लभ है। सामान्यतः बग शहर हमेशा सतर्क रहते हैं तथा उनके स्काउट जंगल के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात रहते हैं। राक्षसों की जरा सी भी आहट पर शहरवासी सतर्क हो जाते हैं तथा आने वाली भीड़ के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह के विनाश को देखने का मतलब केवल यही हो सकता है कि युद्ध में कोई आश्चर्यजनक तत्व है। जैसे जैसे मैंने लेख को आगे पढ़ा, मुझे पता चला कि इस लड़ाई में एक आश्चर्यजनक तत्व भी है। गिरोह का नेता अंतिम क्षण में आगे बढ़ गया था और उसे मारने के लिए कई लोगों को एक साथ आना पड़ा और जब तक उन्होंने गिरोह के नेता को मारना समाप्त किया, तब तक आधा शहर पहले ही अन्य राक्षसों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यह अच्छी बात है कि शहर में घुसपैठ करने से 1 घंटे पहले ही सभी नागरिक बंकरों में छिप गए थे और कोई हताहत नहीं हुआ। वेस्ट ब्लड शहर पर भी राक्षस गिरोह द्वारा वर्ष में 2-3 बार हमला किया जाता है, लेकिन हमेशा विफल कर दिया जाता है। वेस्ट ब्लड शहर की दीवार को राक्षस गिरोह द्वारा तोड़े जाने के 50 साल से अधिक समय बीत चुका है। वास ब्लड सिटी महाद्वीप के सबसे खतरनाक जंगल की सीमा में स्थित होने के बावजूद गणराज्य के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। ये सामग्री FRE वेब एंड ओवल से ली गई है। मैंने अपना समय अपनी होलोवॉच पर समाचार पढ़कर और सोशल मीडिया पर ब्राउज करके बिताया। जब तक मैं अपनी होलोवॉच की सभी खिड़कियां बंद करता हूं, तब तक शाम हो चुकी होती है और मुझे शीघ्र ही मध्य रिंग में स्थित कैफे में उससे मिलने के लिए निकलना होता है। यह अच्छी बात है कि एशलिन जाग गई है, मुझे उसे जगाने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर जाने से पहले फिर से तरोताजा हो गया और नए कपड़े पहन लिए। मुझे कैफे तक पहुंचने में 1 घंटे से भी कम समय लगा। जिम नहीं आया था। जब मैंने उसे फोन किया तो उसने कहा कि वह आधे घंटे में पहुंच जाएगा, जो उसके बताए समय के भीतर था। उसके आने से पहले समय बिताने के लिए मैंने कुछ स्नैक्स और कॉफी का ऑर्डर दे दिया। चबाओ चबाओ, एशलिन ने प्रसन्नतापूर्वक क्रोइसैन खाते हुए कहा। हालांकि कैफे थोड़ा महंगा है, लेकिन खाना इसके लायक है। झुनझुनी घंटी की एक हल्की झंझनाहट सुनाई दी जब मैंने ऊपर देखा। ये जिम था जो कैफे के अंदर आया था।
वह थका हुआ लग रहा है, उसकी आंखें लाल हैं और बाल थोड़े अस्तव्यस्त हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उसने कुछ दिनों से नींद नहीं ली है। जिम, तुम्हें क्या हुआ? मैंने चिंतित होकर पूछा। ओह, कुछ नहीं, तुमने जो जड़ी बूटियां दी वे दुर्लभ थीं और मैं उनकी मदद करके उनसे औषधियां बना सकता हूँ। मैं इस पूरे सप्ताह प्रयोग करता रहा हूँ और औषधियां बनाता रहा हूँ। उसने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। क्या तुम्हें इस सप्ताह कुछ नींद मिली? मैंने पूछा। वह सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरे सप्ताह सोया ही हो। बेशक मैंने पर्याप्त नींद ली है, बस मैं प्रतिदिन 16 घंटे प्रयोगशाला में रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा दिखता हूँ। फिर से बाहर आकर अच्छा लग रहा है, उसने कहा और अपने लिए कुछ ऑर्डर किया। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। यदि वह मुझसे मिलने के लिए अपनी प्रयोगशाला से बाहर आते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुख्य विषय पर आने से पहले हम कुछ देर तक सामान्य बातचीत करते हैं और कुछ नाश्ता करते हैं। उन्होंने कहा, अब जब आपके पास पैसा है तो आप एक अच्छे प्रशिक्षण केंद्र और अपार्टमेंट की तलाश कर रहे होंगे। हाँ, मैं कम से कम 6 महीने का व्यवस्थित प्रशिक्षण चाहता हूँ और प्रशिक्षण केंद्र के पास या अंदर एक अपार्टमेंट भी ठीक रहेगा, मैंने कहा। कोई बात नहीं, मेरा दोस्त रियल एस्टेट में है, वह पिछली बार की तरह आपके बजट और छूट में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण केंद्र खोजने में मदद करेगा। उसने अपने दोस्त को फोन किया। पिछली बार भी जिम के दोस्त ने ही मुझे अपार्टमेंट ढूंढने में मदद की थी और मुझे दूसरों की तुलना में कम भुगतान करना पड़ा। जिम मित्र को एक कॉल आया और जिम ने मुझसे मेरे बजट के भीतर सबसे अच्छा प्रशिक्षण केंद्र और अपार्टमेंट खोजने में मदद करने के लिए कहा। वह मेरी ओर मुड़ा और मुझसे मेरी आवश्यकताओं और बजट के बारे में पूछा। मेरी आवश्यकता सुनने के बाद उन्होंने होलो वॉच पर चुनने के लिए कई प्रस्ताव भेजे। मैं प्रशिक्षण केंद्र चुनने में थोड़ा झिझक रहा था, केवल होलो वॉच पर नजर रख रहा था, लेकिन जिम ने मुझे अपने मित्र पर भरोसा करने को कहा। मैंने पहले ही कई प्रशिक्षण केंद्रों के बारे में पढ़ा और शोध किया था, इसलिए मुझे प्रशिक्षण केंद्र चुनने में 1 मिनट लगा। और अब समय आ गया था कि मैं प्रशिक्षण के लिए कौन सा पैकेज चुनूं। इस मामले में मैंने पूरे सप्ताह अपने गृहनगर में रहकर व्यापक शोध किया। मैं प्रशिक्षण पैकेजों की दरें देखकर आश्चर्यचकित था, वे उनकी आधिकारिक साइट पर उल्लिखित दरों से कम हैं। मेरे चेहरे पर खिली इस बड़ी मुस्कान को देखकर, इन कम दरों का मतलब है कि जो भी प्रशिक्षण पैकेज मैं चुनने जा रहा था, उसके लिए मुझे कम से कम 1 मिलियन का भुगतान करना होगा। ये बहुत मायने रखता है। अब मैं बेहतर प्रशिक्षण पैकेज चुन सकता हूँ जो मैं पहले चुनने वाला था। मुझे सही प्रशिक्षण पैकेज चुनने में लगभग 1 घंटा लगा। जब तक मैंने सभी हस्ताक्षर और भुगतान का काम पूरा किया, तब तक मेरा खाता पहले की तुलना में बहुत हल्का हो गया था, लेकिन मुझे बहुत बेहतर महसूस हुआ। इस पैकेज में 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण और प्रशिक्षण केंद्र में आवास शामिल है। मेरे लिए प्रशिक्षण केंद्र के पास अपार्टमेंट किराए पर लेने की तुलना में वहां रहना अधिक आसान होगा। ये सब अच्छा है, लेकिन इसकी कीमत मुझे $18 मिलियन पड़ी। मैंने एक सप्ताह पहले जो सोचा था उससे दोगुना नुकसान हुआ है, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक है। मुझे सप्ताह में 4 दिन प्रशिक्षण में बिताने होंगे, जबकि 3 दिन मुझे आराम, चिंतन और अन्य चीजों के लिए मिलेंगे। अब जब सब कुछ हो गया है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे पास अभी भी कई विकल्प हैं, जिम ने कहा। धन्यवाद, मैंने कहा। उसने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, जब आपको अधिक मूल्य वाली जड़ी बूटियां मिले तो उन्हें केवल मुझे ही बेचना। उसने कहा। निश्चित रूप से, मैंने कहा कि ये जड़ी बूटियां ही ऐसी होंगी कि उन्होंने इनका 2 बार उल्लेख किया। मैंने जो अनुमान लगाया है उसके अनुसार उसके माता पिता शहर या कहें कि गणतंत्र के शीर्ष शक्तिशाली लोगों में से एक हैं। दुर्लभ जड़ी बूटियां प्राप्त करना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, खासकर तब जब उसका संगठन एक कीमियागर संगठन है। एशलिन ने जो जड़ी बूटियां चुनी थीं, उनमें अवश्य ही विशेष गुण होंगे, अन्यथा वे बमुश्किल 100 जड़ी बूटियां 12 मिलियन में नहीं बिकती। मैंने एशलिन से कई बार पूछा कि वह जड़ी बूटियों का चयन कैसे करती है, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि उनकी खुशबू अच्छी होती है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, यही उसका जवाब है। जिम के जाने के कुछ मिनट बाद मैं कैफे से निकल गया और दूसरे स्थान पर जाने के लिए होवर कार बुला ली। एक महत्वपूर्ण काम हो गया, अब मुझे दूसरा काम करना है। साइन अप करें और एडवेंचरस पैराडाइज का सदस्य बन जाएं। मुझे पता था कि यह एक महान संगठन है और अंततः विशेषज्ञ ग्रेड में साइन अप करने जा रहा था, लेकिन जिल और विलियम ने मुझे जो बताया उसके बाद मैं सदस्य बनने के लिए इंतजार नहीं कर सका। एडवेंचरस पैराडाइज का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को विशेषज्ञ स्तर पर होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है, बशर्ते वह उस स्तर पर हो।
आमतौर पर निम्न स्तर के इवॉल्वर्स एडवेंचर्स पैराडाइज के लिए साइन अप करते हैं क्योंकि इससे उन्हें आसानी से चीजें बेचने में मदद मिलेगी। उनके पास एक विशाल डाटाबेस है, चाहे आप कुछ भी लेकर आएं, चाहे वह कितना भी अज्ञात क्यों न हो, एडवेंचर पैराडाइज के पास उसका रिकॉर्ड होगा और यदि किसी के द्वारा उस चीज का अनुरोध किया जाता है तो आप उसे वहीं बेच सकते हैं। इसमें एक स्टोर भी है जो बाहर की तुलना में थोड़े सस्ते दामों पर कई चीजें बेचता है, लेकिन इसे खरीदने के लिए आपके पास पैसा और पैराडाइज पॉइंट दोनों होने चाहिए। पैराडाइज पॉइंट वह है जो आपको एडवेंचर पैराडाइज में मिशन, कार्य या नौकरी पूरा करने के बाद मिलते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। सार्जेंट स्तर से नीचे के लोगों के लिए अधिक अंक अर्जित करना बहुत कठिन है। जिल और माइकल ने मुझे बताया कि जब तक मैं एडवेंचर्स पैराडाइज का लेवल 3 सदस्य बन जाऊंगा, मैं एक निम्न स्तरीय नाइट ग्रेड कौशल और आर्टिफैक्ट खरीदने में सक्षम हो जाऊंगा। उन्होंने यहां तक कहा कि उनके संगठनों ने उन्हें एडवेंचरस पैराडाइज का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि एडवेंचरस पैराडाइज में कुछ नाइट ग्रेड कौशल हैं जो उनके संगठनों के पास भी नहीं हैं। इस जानकारी ने मुझे चौंका दिया। ये निम्न स्तर के विकासकर्ताओं के बीच सामान्यतः ज्ञात नहीं था, लेकिन उच्च स्तर के मध्य उच्च स्तर के साहसी लोगों के बीच ये ज्ञात था। जल्द ही मुझे अपनी होवरकार से चमचमाती इमारत दिखाई दी और कुछ ही मिनटों बाद मेरी होवरकार एडवेंचरस पैराडाइज बिल्डिंग के सामने रुकी। स्पाइरल टॉवर के आकार में एडवेंचर्स पैराडाइज की इमारत ये वेस्टब्लेड की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। हजारों लोगों को अंदर आते जाते देखा जा सकता था, लेकिन वहां जरा भी भीड़भाड़ महसूस नहीं हुई। मैं एक ऊंची इमारत में गया और वहां मुझे सैकड़ों गोलाकार स्क्रीन मिली जिन पर प्रक्षेपण कार्य थे। हजारों प्रकार की अजीब नौकरियों की योजना बनाई गई थी, जिसमें जड़ी बूटी इकट्ठा करने जैसे सरल कार्य से लेकर दिन भर के लिए साथी बनने तक का काम शामिल था। FRWebNoel.co यहां तक कि दूसरे शहर से भी सुदृढ़ीकरण का अनुरोध किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उन्हें राक्षसों की भीड़ के लिए सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है जो 2 दिनों में उनके शहर पर हमला करेगी। वहां अंतहीन नौकरियां और नीचे की नौकरियां हैं, एक मौद्रिक इनाम और स्वर्ग अंक है जो उन्हें पूरा करने पर भी लिखा जाएगा। कुछ अनुरोध पढ़ने के बाद मैं पंजीकरण अनुभाग की ओर चला गया। पंजीकरण अनुभाग में कोई भी इंसान नहीं था। मेरी उम्र के आसपास के कई लोगों को हथेली के आकार की मशीन के सामने खड़े देखा जा सकता था और वह मशीन उनके शरीर पर हरे रंग की रोशनी छोड़ रही थी। मैं भी एक छोटी मशीन के सामने खड़ा हुआ और अपनी होलोवॉच को उसमें स्कैन किया। जल्द ही उसमें से हरी रोशनी निकली जिसने मेरे शरीर को स्कैन करना शुरू कर दिया। जब हरे रंग का प्रकाश मेरे शरीर के ऊपर से गुजरा तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हरे रंग का प्रकाश किसी अन्य प्रकाश की तरह ही महसूस हुआ। पंजीकरण की पुष्टि हुई। एडवेंचर पैराडाइज में आपका स्वागत है। नाम माइकल जार। शक्ति विशेषज्ञ चरण का मध्यस्तर। एडवेंचर पैराडाइज ID GXPH 2638463। मशीन ने जोर से कहा और मुझे साहसिक स्वर की इलेक्ट्रॉनिक ID प्राप्त हुई। ये देखकर कि पंजीकरण समाप्त हो गया है, मैं एडवेंचरस पैराडाइज बिल्डिंग से बाहर निकला और अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग की ओर जाने के लिए एक टैक्सी बुलाई। मेरे पास कम से कम 5 दिनों तक एडवेंचरस पैराडाइज बिल्डिंग में आने का समय नहीं होगा। कल मुझे अपने नए अपार्टमेंट में जाना है और उससे परिचित होना है, जबकि उसके बाद के दिनों में मेरा प्रशिक्षण होगा। चबा चबा मैं एशलिन की चहचहाहट से जाग गया। कल रात मैं आज के लिए जल्दी उठने के लिए खाना खाने के तुरंत बाद सो गया था। मैंने नहाने जाने से पहले नाश्ते का ऑर्डर दे दिया था। जब तक मैं वापस आया, नाश्ता आ चुका था। खाना खाने के बाद मैंने सामान पैक करना शुरू कर दिया। मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है। मेरे कपड़ों के अलावा मेरे पास कुछ और चीजें हैं जिन्हें मैं अपना मानती हूँ। मैंने अपना अधिकांश सामान अपने स्टोरेज में रख दिया जब तक कि वह भर नहीं गया, जबकि बाकी सामान मैंने अपने बैग में रख लिया। मैंने उस अपार्टमेंट पर गौर से नजर डाली जिसमें मैं 3 महीने तक रहा था। यहाँ मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं, इसलिए जाने से पहले उनसे मिलने का सवाल ही नहीं उठता। बिल्डिंग में मेरी एकमात्र मित्र रिया थी, लेकिन हम अंतरिक्ष क्षेत्र से बाहर आते ही वह मध्य रिंग में चली गई। मुझे 3 दिन पहले उसका संदेश मिला है, वह भी मध्य रिंग में है और विशेष प्रशिक्षण से गुजर रही है। बाहरी रिंग में स्थित अपने पूर्व अपार्टमेंट से मध्य रिंग में स्थित अपने प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंचने में मुझे 15 मिनट लगे। आज से मैं मध्य रिंग का आधिकारिक निवास हूं और इसके साथ तेज होवरकार जैसे कई लाभ भी जुड़े हैं। अब से मैं तेज गति वाली होवरकारें ऑर्डर कर सकता हूं। हालांकि मुझे तेज गति वाली होवरकारों के लिए अधिक भुगतान करना होगा, लेकिन अपनी यात्रा के समय को 1/3 तक कम करने से यह इसके लायक है।
मैंने जो प्रशिक्षण केंद्र चुना है उसे वे प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। इसे प्रशिक्षण केंद्र के मध्य रैंक मानक तक पहुंचने के लिए कहा जा सकता है। मैं काफी भाग्यशाली था। मैंने सोचा था कि मुझे एंडरसन प्रशिक्षण केंद्र जैसे निम्न स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र में अपना विशेष प्रशिक्षण करना होगा, लेकिन जिम के दोस्त द्वारा दी गई छूट के कारण मैं मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले पाऊंगा। प्रशिक्षण की गुणवत्ता के आधार पर सरकार द्वारा प्रशिक्षण केंद्र को दी गई रैंक जितनी ऊंची होगी उतनी ही उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं आपको मिलेंगी, जैसे कि लड़ाकू शैलियां। मध्य श्रेणी के प्रशिक्षण केंद्रों में युद्ध शैलियां अधिक उन्नत होंगी। हाइड्रो प्रशिक्षण, गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण जैसी अन्य सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। जल्द ही मेरी होवरकारवियर प्रशिक्षण केंद्र पहुंच गई। ये प्रशिक्षण केंद्र एडिसन प्रशिक्षण केंद्र से पूरी तरह से अलग है, जहां मैं पहले भी गया हूं। मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं, लेकिन तस्वीरों में कुछ देखने और अपनी आंखों से देखने में अंतर होता है। मेरे पास एक बड़ी चौकोर आकार की ग्रे बिल्डिंग है जिसमें से शक्ति झलकती है। इसे देखने मात्र से ही पता चल जाएगा कि यह बिल्डिंग वाकई में बहुत शक्तिशाली है। जैसे ही मैं इसके अंदर गया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी बिल्कुल अलग इमारत में प्रवेश कर गया हूं। हालांकि इसमें अभी भी शक्ति है, लेकिन ये बहुत नर्म है। लॉबी में दर्जनों ऊंचे प्रक्षेपण देखे जा सकते थे, जो प्रशिक्षण केंद्र द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी दे रहे थे। आवासीय क्षेत्र की ओर जाने वाली लिफ्ट की ओर बढ़ने से पहले मैंने कुछ सेकंड तक उन्हें पढ़ा। लिफ्ट का दरवाजा खुला और मैं उससे बाहर निकल गया। मेरा अपार्टमेंट इमारत की 62वीं मंजिल पर था। मैं लंबे गलियारे की ओर चला। बहुत से लोग अपने अपार्टमेंट से बाहर आते जाते दिखाई दे रहे थे। टिंग टिंग टिंग। जल्द ही मैं अपने अपार्टमेंट के सामने खड़ा था और उसे खोला। जैसे ही मैं अंदर प्रवेश कर रहा था, मुझे ईमेल की झड़ी लग गई और वे सभी प्रशिक्षण केंद्र से थे। इनमें से 3 प्रशिक्षण में भाग लेने वाले हैं, जबकि अन्य प्रशिक्षण केंद्र हैं, जबकि 2 प्रशिक्षण से संबंधित हैं। एक में मेरे विशेष प्रशिक्षण का पूरा विवरण है, जबकि दूसरी में ये बताया गया है कि मैंने अभी भी युद्ध शैली का चयन किया है। यदि मैंने पहले से ही कोई अन्य युद्ध शैली सीख ली होती तो मैं उसे छोड़ सकता था, और यदि मैंने नहीं सीखी होती तो मुझे यथाशीघ्र उसे चुन लेना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक युद्ध शैली में सीटों की संख्या सीमित होती है। उन्होंने मुझे अपनी प्रस्तावित युद्ध शैलियों और उनके विस्तृत विवरण भी भेजे। मैंने लड़ाकू शैली चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं की और सबसे पहले अपने अपार्टमेंट पर नजर डाली। यह मेरे पिछले अपार्टमेंट की तरह ही एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, लेकिन थोड़ा बड़ा है। इसमें थोड़ी अधिक खाली जगह है। अपार्टमेंट को शानदार ढंग से डिजाइन किया गया है और इसमें सभी आवश्यक चीजें मौजूद हैं। चबाओ चबाओ। एशलिन मेरे कंधे से उड़कर आए और मुझसे बालकनी का कांच का दरवाजा खोलने को कहा, जो बंद था। उसे गैलरी में धूप सेंकना बहुत पसंद था, खासकर जब दिन धूप वाला हो जैसा कि आज है। मैंने उसके लिए बालकनी का दरवाजा खोला और अपने स्टोरेज और बैग से सामान निकालना शुरू किया और फिर उन्हें उनकी जगह पर रखना शुरू किया। अपने अपार्टमेंट की सावधानीपूर्वक जांच करने और अपना सामान रखने के बाद मैं आराम से बिस्तर पर लेट गया और उस फोल्डर को डाउनलोड किया जिसमें प्रशिक्षण केंद्र द्वारा दी जाने वाली कॉम्बैट स्टाइल का विवरण था। प्रशिक्षण केंद्र द्वारा 26 युद्ध शैलियां प्रस्तुत की गई हैं तथा प्रत्येक फोल्डर में उनका विस्तृत विवरण और वीडियो मौजूद है। जैसे ही मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया, मुझे लगा कि वे सभी नाइट ब्लेड लड़ाकू शैली में एक ही स्तर पर हैं। मैं पहले से ही झुका हुआ था। जैसे जैसे मैं इसे आगे पढ़ता गया, मुझे 2 ऐसे मिले जो मुझे सूट करते हैं, और मेरे आश्चर्य की बात यह है कि मुझे सूची में नाइट ब्लेड स्टाइल मिला। मैं तुरंत इसे चुनने जा रहा था, लेकिन मैंने अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी युद्ध शैलियों को आगे पढ़ा। जब मैंने 24वें फोल्डर को स्थानांतरित किया, तो मैंने देखा कि इसका रंग दूसरे फोल्डर से अलग था और इसमें एलीट लिखा था। केवल 24वां ही नहीं, 25वें और 26वें फोल्डर में भी एलीट लिखा था। मेरी उत्सुकता बढ़ गई और मैंने उसे जल्दी से खोल दिया। स्टेबल माउंटेन स्टाइल थोड़ा अजीब नाम है, लेकिन जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो इस पर लिखी पहली पंक्ति से ही चौंक गया। ऐसा कहा जाता है कि इसे सीखने के लिए व्यक्ति के पास सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की कम से कम 3 मुहरें होनी चाहिए, अन्यथा उसका शरीर युद्ध अभ्यास का दबाव सहन करने में सक्षम नहीं होगा। मैंने जिल और जिम से ऐसी युद्ध शैली के बारे में सुना है, क्योंकि वे दोनों इस प्रकार की युद्ध शैली सीख रहे हैं, लेकिन मैंने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि इस मध्यम स्तर के प्रशिक्षण केंद्र में ऐसी युद्ध शैली होगी। जैसे जैसे मैंने आगे पढ़ा, मैं निराश होता गया, क्योंकि यह उन लोगों के लिए उपयुक्त था जिनकी लड़ने की शैली में आक्रमण और बचाव के बीच संतुलन होता है,
न कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो गति और चपलता के साथ आक्रमण करना पसंद करता है। मैंने सोचा कि मेरी उम्मीदें बाकी 2 फोल्डरों पर टिकी हैं और मैंने 25वां फोल्डर खोल दिया। रेजिंग टोर्नेडो शैली एक और अजीब नाम है जिसमें पहले की युद्ध शैली की तरह 3 मुहरों की आवश्यकता होती है। इसने भी मुझे निराश किया। यह विशुद्ध रूप से आक्रमणकारी प्रकार की लड़ाई शैली है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने आखिरी फोल्डर खोला, उम्मीद है कि यह मुझे सूट करेगा, अन्यथा मुझे अपनी पुरानी नाइट ब्लेड शैली के साथ ही जाना होगा, भले ही वह अभिजात वर्ग वाली न हो। पवन कातिलो शैली, ये है काफी अच्छा नाम, काफी भयंकर ध्वनि। ओह, इसकी आवश्यकता पड़ते हुए मेरे मुंह से आश्चर्य की आवाज निकली। इसे सीखने के लिए सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की 5 मुहरों की आवश्यकता है। 5 मुहरों की ये काफी बड़ी बात है। आमतौर पर साजन स्तर से नीचे के मुक्त साहसी केवल 3 मुहरें बनाने में सक्षम होते हैं। जो लोग 5 मुहरें बना सकते हैं उन्हें काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि मुक्त साहसी लोगों के पास दर्द को कम करने वाली औषधियों और मशीनों तक पहुंच नहीं होती है। उन्हें सील की पुरानी शैली बनानी होगी और इस युद्ध शैली के लिए 5 सीलों की आवश्यकता होगी जो बहुत अद्भुत होगी। जैसे ही मैंने इसका विवरण पढ़ा, मेरे चेहरे पर मुस्कान खिलने लगी। जितना मैं आगे पढ़ता गया, मेरी मुस्कान उतनी ही बड़ी होती गई। इस शैली के वीडियो देखने के बाद मुझे और भी यकीन हो गया, यह मेरे लिए एक आदर्श शैली है। मैंने जल्दी से प्रशिक्षण केंद्र की साइट खोली और सभी सीटें भर जाने से पहले ही उसमें नामांकन करा लिया। मैं अपने प्रशिक्षण के शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकता था, ऐसा मैंने सोचा और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। O40 हिंदी अध्याय 196 विशेष प्रशिक्षण आए। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। दिन धीरे धीरे बीत गया। थोड़ा आराम करने के बाद मैंने प्रशिक्षण केंद्र का एक छोटा सा दौरा किया ताकि मैं उससे परिचित हो सकूं। मैं ये देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इसमें कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। यदि बाद में मेरे पास समय होगा तो मैं उनका प्रयास करूंगा। मेरे पैकेज में मुझे 4 प्रशिक्षण सुविधाओं तक पूर्ण पहुंच है और यदि मुझे अन्य का उपयोग करना पड़ा तो मुझे अतिरिक्त भुगतान करना होगा। पूरा दिन बीत गया और शाम हो गई। भोजन का समय हो गया। यहाँ खाने के 2 विकल्प हैं, या तो मैं अपने कमरे में खा सकता हूँ या मेस में खा सकता हूँ। आज के लिए मैंने अपने कमरे में ही खाना खाने का फैसला किया है, कल से मेस में खाऊंगा। रात स्वप्नहीन अवस्था में गुजरी और जब सुबह उठा तो काफी तरोताजा महसूस किया। फ्रेश होने जाने से पहले मैंने जल्दी से खाने का ऑर्डर दे दिया। मेरा कार्यक्रम इतना व्यस्त है कि एक बार निकलूंगा तो शाम तक वापस नहीं आऊंगा। मेरे विशेष प्रशिक्षण में 5 कक्षाएं शामिल हैं। 1. लड़ाकू शैली वर्ग। 2. गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण वर्ग। 3. हाइड्रो प्रशिक्षण वर्ग। 4. रिफ्लेक्स ट्रेनिंग क्लास। 5. लड़ाकू वर्ग। ये पूरी कक्षाएं मेरे दिन के 13 घंटे लेंगी। मुझे सप्ताह में 4 दिन इन कक्षाओं में भाग लेना होगा, जबकि अन्य 3 दिन खाली रहेंगे। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। जब तक मैंने खाना खत्म किया और अभ्यास सूट पहना, मेरी कक्षा में केवल 20 मिनट ही बचे थे। यहाँ मैंने कहा और एशलिन की गर्दन पर एक छोटा सा टैग रख दिया। उसने विरोध नहीं किया क्योंकि वह जानती थी कि यह किस लिए है। मैंने एशलिन के लिए विशेष राक्षस प्रशिक्षण कक्ष बुक किया है। यह विशेष रूप से उड़ने वाले राक्षसों के लिए डिजाइन किया गया है। कल जब हम प्रशिक्षण केंद्र में घूम रहे थे तो हमारी नज़र इस पर पड़ी। इसका एक छोटा सा दौरा करने के बाद मुझे और एशलिन को यह बहुत पसंद आया। मैं पूरे दिन से शाम तक प्रशिक्षण ले रहा हूं और मैं उसे अपने अंदर कैद नहीं रखना चाहता। जब हम मेरे गृहनगर में थे तो उसने थोड़ा प्रशिक्षण लिया था, लेकिन मार्गदर्शन के बिना वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, चाहे वह कितनी भी होशियार क्यों न हो। राक्षस प्रशिक्षण सुविधा विशेष रूप से राक्षसों के लिए डिजाइन की गई है। उस सुविधा में वे प्रशिक्षण सुविधा द्वारा प्रदान की गई विभिन्न विधियों के माध्यम से अपनी ताकत को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सकते हैं। चबाओ चबाओ। जैसे ही हम राक्षस प्रशिक्षण केंद्र पर पहुंचे, एशलिन कंधे से उड़ गई। बल क्षेत्र ने उसे अपनी गर्दन पर टैग देखने से नहीं रोका। मैं देख सकता हूं कि कई पक्षी राक्षस वहां प्रशिक्षण ले रहे हैं और एशलिन भी तुरंत उनके साथ शामिल हो गई। मुझे उस क्षेत्र तक पहुंचने से पहले कुछ मिनट चलना होगा जहां मैं युद्ध शैली सीखने जा रहा हूं। कक्षा शुरू होने में अभी 10 मिनट से अधिक का समय था, लेकिन 40 के करीब लोग पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, सभी मेरी ओर देखने लगे और उनमें से कुछ के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। मैं समझ सकता हूं कि ऐसा क्यों है। एक स्पेशलिस्ट लड़की को छोड़कर सभी कॉर्पोरल स्टेज पर थीं।
उसके सहित हम केवल 2 विशेषज्ञ चरण इवॉल्वर हैं जो इस लड़ाकू शैली वर्ग के लिए साइन अप हैं, जबकि अन्य सभी कॉर्पोरल चरण में हैं। कक्षा शुरू होने में अभी भी 10 मिनट बाकी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विशेषज्ञ मंच से 5 से अधिक लोग होंगे। मुहरें बनाना बहुत कठिन है और जितना आगे बढ़ेंगे यह उतना ही अधिक कष्टदायक होता जाएगा। समय बीतता गया और अधिक लोग आने लगे। उनमें से अधिकतर कॉर्पोरल स्तर के थे और केवल एक लड़का था जो मेरे जैसा विशेषज्ञ था। सुप प्रशिक्षण हॉल का कांच का दरवाजा खुला और हम सभी अंदर चले गए। इस बार मेरी युद्ध शैली की प्रशिक्षक एक महिला है। वह लगभग 30 वर्ष की लग रही थी और उसका चेहरा थोड़ा सुंदर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जो आभा दिखा रही है वह निश्चित रूप से लेफ्टिनेंट स्तर की है। मैं जब लेफ्टिनेंट स्टेज इंस्ट्रक्टर को देखकर छोटा था तो मेरे अलावा अन्य लोग भी चौंक गए। लेफ्टिनेंट जैसे पावरहाउस के लिए स्टेज रिवॉल्वर को सिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। साधारण लेफ्टिनेंट ग्रेड राक्षस को मारने से उसे लाखों क्रेडिट मिल सकते हैं। उसके पढ़ाने का कोई और कारण अवश्य होगा। कक्षा शुरू करने से पहले मुझे एक बात कहनी है, प्रशिक्षक ने अपनी मधुर आवाज में कहा। ये क्लास बहुत ही कठिन है। यह आपको आपकी सीमा तक खींच लेगी, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास केवल 5 मुहरें हैं। उन्होंने कहा, यदि आप 2 महीने तक लगातार प्रयास करते हैं तो दृढ़ता आवश्यक है। इससे न केवल आप सफलतापूर्वक विंडस्लेयर शैली सीख जाएंगे, बल्कि आप 1 या 2 अतिरिक्त सील बनाने में भी सक्षम हो जाएंगे। ये सुनकर कि यदि वे 2 महीने तक लगातार प्रयास करते रहें तो वे एक मुहर बना सकेंगे, बहुत से लोगों में ऊर्जा भर गई और वे सीखने के लिए उत्सुक हो गए, लेकिन वे प्रशिक्षक के शब्दों के रेखांकित अर्थ पर ध्यान देने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि जो लोग 2 महीने तक लगातार अभ्यास करेंगे वे इस युद्ध शैली को पूरी तरह से सीख सकेंगे, लेकिन उनके शब्दों में एक और अर्थ छिपा है, जिसके कारण बहुत से लोग लगातार अभ्यास नहीं कर पाएंगे। मैं भी ये सुनकर उत्साहित हो गया, लेकिन कारण बिल्कुल अलग था। मैंने प्रशिक्षक के शब्दों को एक व्यक्तिगत चुनौती के रूप में लिया। मैंने अपने ऊपर यह चुनौती ली कि मैं इस युद्ध शैली की कक्षा में 2 महीने तक अध्ययन करूंगा और 6 महीने में इस युद्ध शैली को पूरी तरह से सीख लूंगा। प्रक्षेपण का अनुसरण करो, जैसा वह करता है वैसा ही प्रदर्शन करो, प्रशिक्षक ने कहा और हॉल में महिलाओं का एक बड़ा समूह प्रकट हुआ। हर कोई इसे बिना किसी बाधा के देख सकता है और प्रक्षेपण द्वारा की जा रही हर गतिविधि को करना शुरू कर सकता है, जबकि हमारे प्रशिक्षक उन लोगों को धीरे से निर्देशित करते हैं जिन्होंने अपनी मुद्रा में गलती की थी। वह उस प्रशिक्षक से पूरी तरह से अलग है जो नाइट ब्लेड स्टाइल के लिए मेरे पास था, जो छात्र को सही करने के लिए गालियों और लातों का इस्तेमाल करता था, जबकि यह प्रशिक्षक अपनी नर्म आवाज और छड़ी का उपयोग करके गलत प्रदर्शन करने वालों को सही करता है। पहले 15 मिनट तो मुझे यह एक सामान्य व्यायाम जैसा लगा, लेकिन जल्द ही मुझे लगा कि मेरा शरीर भारी हो रहा है। जिस साधारण गतिविधि में पहले कोई प्रयास नहीं करना पड़ता था, अब उसमें भी प्रयास करने पड़ रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरा शरीर मिट्टी बन गया है। मेरे शरीर की प्रत्येक गतिविधि बहुत कष्टदायक लग रही थी। मैं जितनी अधिक गतिविधियां करता हूं, वे उतनी ही कठिन होती जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं इसका अनुसरण करता रहा। अभी केवल 45 मिनट ही हुए हैं जब से मैंने उनके प्रक्षेपण की अजीब हरकतों का अनुसरण करना शुरू किया है। मैंने दूसरों की तरह गलतियां नहीं की, क्योंकि मुझे नाइट ब्लेड स्टाइल से ये अजीब अभ्यास करने की आदत है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे अंगों को हिलाना डुलाना अधिक कठिन होता गया। अब मुझे समझ में आया कि इस युद्ध शैली में कम से कम 5 मुहरों की आवश्यकता क्यों होती है। व्यायाम के 5 चरणों से प्राप्त मजबूत शरीर की वृद्धि के बिना 45 मिनट से अधिक समय तक व्यायाम करना लगभग असंभव है। व्यक्ति की सारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और अत्यधिक दबाव के कारण उसका शरीर टूटने लगेगा। धप, पहला लड़का 1 घंटे 25 मिनट पर गिर पड़ा। यह कोई स्पेशलिस्ट स्टेज नहीं बल्कि कॉर्पोरल स्टेज रिवॉल्वर है। इस युद्ध शैली में 5 मुहरों की न्यूनतम आवश्यकता होती है, लेकिन बस इतना ही। 5 मुहरों की शक्ति व्यक्ति को 75 मिनट तक मदद कर सकती है। उसके बाद ये सब व्यक्ति की इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। जैसा कि प्रशिक्षक ने कहा, केवल वे ही इस युद्ध शैली को सीख पाएंगे जो 2 महीने तक लगातार अभ्यास कर पाएंगे, जबकि जो ऐसा नहीं कर पाएंगे उन्हें ये कक्षा छोड़नी पड़ेगी। 10 मिनट और बीते और 2 और लोग गिर पड़े। दोनों ही कॉर्पोरल स्तर पर थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे लिए एक भी अंग हिलाना मुश्किल होता गया और जब मैंने सोचा कि अब मेरे लिए इसे जारी रखना मुश्किल होगा, तो मैंने सर्वोच्च युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने इसे शुरू किया, मुझे दर्द महसूस होने लगा, लेकिन साथ ही ताजगी भरी ऊर्जा भी महसूस हुई, जिससे मुझे इसे जारी रखने की शक्ति मिली।
मैंने शुरू में सर्वोच्च युद्ध अभ्यास को प्रसारित नहीं किया, मैं देखना चाहता था कि मैं इसे प्रसारित किए बिना कितने समय तक टिक सकता हूं। ये समय 1 घंटा और 46 मिनट निकला। व्यायाम करते समय मैं परिसंचरण को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा। वर्तमान में मैं 10वें कदम पर अटक गया हूं। 11वें कदम पर आगे बढ़ना अधिक से अधिक दर्दनाक लग रहा था। मैंने पहले ही 5 मुहरें बना ली थीं और यदि मैं सभी 24 चालों को फिर से चलाने में सक्षम हो गया तो मैं 6ठी मुहर भी बना सकूंगा। जब तक 2 घंटे बीतते 10 से अधिक लोग बेहोश हो चुके थे। मैं भी बहुत बेहतर हालत में नहीं हूं। सर्वोच्च युद्ध अभ्यास का संचलन पर्याप्त नहीं है, केवल जो चल रहा है वह आधे घंटे है। ये 2.5 घंटे की क्लास है। मैं मन ही मन कहता रहा कि मुझे बस आधे घंटे तक डटे रहना है। जब तक मैं आधे घंटे तक डटा रहूंगा, मैं आज की चुनौती पूरी कर लूंगा। 60 में से लगभग 25 लोग पहले ही गिर चुके हैं। मुझे लगता है कि कक्षा समाप्त होने तक केवल आधे लोग ही बच पाएंगे। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, मेरे लिए शरीर की एक भी हरकत करना मुश्किल होता गया, लेकिन मैं लगातार प्रयास करती रही और कक्षा समाप्त होने तक हर सेकंड गिनती रही। इतना ही नहीं, सर्वोच्च युद्ध अभ्यास को और अधिक उग्रता से प्रसारित करते रहे। मुझे उम्मीद है कि इस कक्षा के समाप्त होने से पहले मैं कम से कम 11वीं चाल प्रसारित कर सकूंगा और मैं पूरे मन से प्रयास कर रहा हूं। आखिरी 10 मिनट, मैंने मन ही मन कहा, मुझे नहीं पता कि मैं अब तक कैसे टिक पाया हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं थकूंगा क्योंकि मुझे केवल 10 मिनट तक ही टिकना है। प्रत्येक सेकंड मिनट जैसा लगता है और मिनट घंटों जैसा लगता है, क्योंकि मैं बिना किसी गलती के मेरे सामने प्रक्षेपित आकृति द्वारा की गई हरकतों को करता रहा। मैं जोर से सांस लेकर आवाज करता हूं क्योंकि मैं 11वीं चाल चलने में सक्षम हूं। दर्द बहुत है लेकिन संतुष्टि के आगे ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, रुको, आप सभी ने अच्छा किया। हॉल में आवाज आए और मैं नीचे फर्श पर, बाकी लोगों की तरह फर्श पर गिर पड़ा, जो कक्षा के अंत तक डटे रहे। गिरने के बाद 5 मिनट तक मुझे अपने शरीर में कोई संवेदना महसूस नहीं हुई। 5 मिनट के बाद ही मैं अपनी उंगलियों को हिलाने और अपने अंगों को हिलाने में सक्षम हो सका। 10 मिनट बाद मैं उठने में सक्षम हो गया और एक सामान्य व्यक्ति की तरह महसूस करने लगा। व्यायाम करते समय जो ऊर्जा मैंने खो दी थी वह मेरे शरीर में वापस आ गई। यह अच्छी बात है कि मैंने अभ्यास सूट पहना था, जिसने मेरा सारा पसीना सोख लिया, लेकिन पसीने के कारण मेरा चेहरा और बाल अभी भी थोड़े गीले हैं। ये देखते हुए कि गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण वर्ग में केवल 15 मिनट ही शेष थे, मैं जल्दी से उस ओर चल पड़ा। मुझे आशा है कि गुरुत्वाकर्षण वर्ग ऐसा नहीं करेगा, बल्कि यह केवल एक मूर्ख सपना है। freewebandsigmawell.com। मैं गुरुत्वाकर्षण हॉल में तब पहुंचा जब केवल 5 मिनट ही बचे थे। मैंने देखा कि मेरे जैसे कॉम्बैट स्टाइल क्लास के कुछ लोग भी दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। जल्द ही गुरुत्वाकर्षण कक्ष का दरवाजा खुल गया और हम बड़े हॉल में आ गए। हॉल में किसी भी प्रकार की सजावट नहीं थी, केवल एक युवा व्यक्ति जो लगभग 20 वर्ष का था, वह मास्टर स्टेज पर खड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। उसका शरीर काफी मजबूत है, उसकी उभरी हुई मांसपेशियां उसकी टाइट टी शर्ट के माध्यम से देखी जा सकती हैं। उन्होंने कहा, मैं एडम नीसन हूं और मैं गुरुत्वाकर्षण कक्षा में आपका प्रशिक्षक रहूंगा। पंक्तियां बनाए, अपने बीच इतनी दूरी रखिए कि आपकी हरकतों से दूसरों को परेशानी न हो। उन्होंने कहा, हम एक सरल व्यायाम करेंगे जो हमने स्कूल में सीखा है, जबकि गुरुत्वाकर्षण तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि आप अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका में 100 किलोग्राम वजन महसूस न करें। ओह, और पूरे 100 किलोग्राम आधे घंटे में सक्रिय हो जाएंगे, उन्होंने कहा और अपनी होलोवॉच पर कुछ टैप किया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बढ़ रहा है और यह मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका को प्रभावित कर रहा है। शुरू करो, वह चिल्लाया और उठक बैठक करने लगा। हम सब उसके पीछे पीछे चल पड़े। इन अभ्यासों के बारे में निर्देश देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी ने इन्हें अपने स्कूल में किया था। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरा वजन 10 किलो बढ़ गया है। पहले तो मुझे अपने शरीर पर कई किलोग्राम वजन महसूस होने के बावजूद गुरुत्वाकर्षण के बढ़ने का ज्यादा एहसास नहीं हुआ, लेकिन 10 मिनट बीत जाने के बाद मुझे वास्तविक वजन का एहसास हुआ और वह अभी भी बढ़ रहा था। बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के कारण मुझे अपने शरीर की गतिविधियों के लिए अधिक से अधिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ रहा है। मैं जो भार महसूस कर रहा हूं वह मेरे शरीर के किसी एक भाग पर नहीं बल्कि प्रत्येक कोशिका पर है। जैसे जैसे समय बीतता गया, दबाव और गुरुत्वाकर्षण बढ़ता गया और जब तक आधा घंटा बीतता गया, मैं अपने शरीर के हर हिस्से पर 100 किलो का भार महसूस कर सकता था। हर कोई अपने शरीर के हर हिस्से पर 100 गुना बल झेलते हुए भारी सांसें ले रहा है।
इस प्रशिक्षण वर्ग में एकमात्र दया ये है कि आधे घंटे के बाद गुरुत्वाकर्षण नहीं बढ़ेगा, लेकिन बुरी बात यह है कि हमें इस गुरुत्वाकर्षण में 1.5 घंटे तक अभ्यास करना होगा। 15 मिनट बाद जब मुझे बहुत थकान महसूस होने लगी और मैंने ऊर्जा के लिए सर्वोच्च लड़ाकू व्यायाम प्रसारित करना शुरू कर दिया। धप, एक लड़की पुशअप करते हुए फर्श पर गिर पड़ी और यह फिर से कॉर्पोरल स्टेज इवॉल्वर था, न कि स्पेशलिस्ट स्टेज। वह गुरुत्वाकर्षण के कारण फर्श पर इस कदर चिपकी हुई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे गोंद से फर्श पर चिपका दिया हो। उसके रोने धोने के बावजूद प्रशिक्षक ने उसकी मदद नहीं की। उसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की सीमा से बाहर निकलने के लिए धीरे धीरे हॉल के बाहरी हिस्से तक रेंगना पड़ा। ये विशेष प्रशिक्षण न केवल व्यक्ति की शक्ति को निखारने में मदद करते हैं, बल्कि इच्छाशक्ति को भी मजबूत बनाते हैं, जो मेरी राय में शक्ति को निखारने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जो लोग ध्वस्त हो गए, ऐसा नहीं है कि वे कम शक्तिशाली हैं, वे बस टिक नहीं पाए। मुझे पक्का यकीन है कि अगर मैंने अपने कौशल के बिना किसी भी कॉर्पोरल स्तर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा, मैं बहुत बुरी तरह हार जाऊंगा। न केवल मैं बल्कि अन्य 2 विशेषज्ञ ग्रेड भी हार जाएंगे, जब तक कि उन्होंने 8 मुहरें नहीं बना ली हों। समाजवादी चरण और कॉर्पोरल चरण के बीच शक्ति में अंतर बहुत अधिक है, विशेषकर जब साथी मनुष्यों से तुलना की जाती है जिनके पास समान कौशल है। ये राक्षसों से लड़ने की तुलना में बहुत अलग है, जो बहुत मूर्ख हैं। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है और उस स्तर को पार करना बहुत कठिन है जिसके पास आपके समान कौशल है। विशेषकर यहाँ, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति ने सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की कम से कम 5 मुहरें बनाई थीं। अपने से उच्च स्तर के तथा अपने समान कौशल वाले को हराने का एकमात्र तरीका कुछ विशेष होना है। ये बात मैंने कई वर्षों पहले कहीं पढ़ी थी, लेकिन अब तक इसका अर्थ नहीं समझ पाया था। धप धप धप, अधिक से अधिक लोग जमीन पर गिरते रहे, कुछ की तो हड्डियां भी टूट गईं और उखड़ गईं, लेकिन प्रशिक्षक ने फिर भी उनकी मदद नहीं की। उन्हें खुद ही गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की सीमा तक रेंगना पड़ा। मैं व्यायाम के 11वें मूव को घुमाते हुए 12वें मूव तक जाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही मैं पुशअप, स्क्वाट और अन्य व्यायाम भी बिना गिरे करता रहा। ये बहुत कठिन है, लेकिन मैं लगातार प्रयास करता रहा, चाहे मुझ पर कितना भी दबाव क्यों न हो, मैं प्रयास करता रहा। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिरने वाला हूं, तो मैं अंतरिक्ष क्षेत्र में देखी गई सुपर अभिजात वर्ग की पहली लड़ाई की कल्पना करता हूं, जहां राहेल और मैक्स ने विशालकाय सॉटूथ अर्थवर्म राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन सुपर एलीट की शक्ति हासिल करना मेरा लक्ष्य बन गया था। मैं उनकी ऊंचाई तक पहुंचना चाहता था और फिर उससे आगे निकल जाना चाहता था। जब भी मैं अपने इस लक्ष्य के बारे में सोचता हूं तो मेरा खून खौलने लगता है और सारी थकान और कमजोरी दूर हो जाती है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैं लगातार प्रयास करता रहा, और जब मुझे लगा कि उस लक्ष्य की आशा कम होने लगी है, तो मैंने अपने सबसे बड़े दुष्स्वप्न के क्रोध का प्रयोग किया, जिससे मेरा खून हमेशा उबलता रहता है। मैं लगातार प्रयास करता रहता हूं, मैं अपने पास उपलब्ध हर विधि का प्रयोग करता हूं। यही कारण है कि जब कक्षा समाप्त होने में केवल 10 मिनट शेष रह गए और आधे लोग बेहोश हो गए, तब भी मैं चलता रहा। पिछली बार की तरह, ये देखते हुए कि केवल 10 मिनट ही बचे हैं, मैंने प्रदर्शन जारी रखा, तब भी जब मुझे अपने शरीर पर अत्यधिक कमजोरी महसूस हो रही थी। अचानक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र निष्क्रिय हो गया और मैं बड़ी मुश्किल से खुद को जमीन पर गिरने से रोक पाया। आज के लिए इतना ही। कल हम अभ्यास की गति थोड़ी बढ़ा देंगे, उसके लिए तैयार रहो, हमारे प्रशिक्षक ने कहा और दीवार के पास रखी एकमात्र कुर्सी पर बैठ गए। मैं फर्श पर बैठना और आराम करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। 15 मिनट में मेरी हाइड्रो ट्रेनिंग क्लास है और मैंने जो पढ़ा है, उसके अनुसार ये 2 कक्षाओं जितनी कठिन नहीं है। और जब मैं अन्य लोगों के साथ हाइड्रो ट्रेनिंग हॉल में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां एक विशाल तालाब है। सुनो, ये एयर मास्क पहन लो, प्रशिक्षक ने कहा, जिसकी उम्र 30 के मध्य में थी, लेकिन मैं उसका स्तर ठीक से समझ नहीं पाया। पूल में प्रवेश करो और 1 घंटे तक विभिन्न जल ज्वार और धाराओं के विरुद्ध जीवित रहो, उसने रूखेपन से कहा। ऐसा लग रहा था कि वह ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। एक और बात, आपको कोई भी कौशल इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है और आपको तब तक अपशिष्ट जल से बाहर आने की अनुमति नहीं है जब तक कि कोई कर्ट या जेट आपको बाहर न फेंक दे, उसने ऊंची आवाज में कहा। मैंने जल्दी से पानी का मुखौटा पहना और अपने मन को सक्रिय करते हुए बाकी लोगों के साथ पानी में कूद गया। ब्लब, प्रशिक्षक के कहने पर मैं भी बाकी लोगों के साथ पूल में कूद गया। पूल लगभग 10 मीटर गहरा था और पानी बिल्कुल साफ तथा कमरे के तापमान जैसा था।
मैं नीचे की ओर तैरता रहा जब तक कि मैं 6 मीटर गहरे पानी में नहीं पहुंच गया। यह मेरे रास्ते में आने वाले किसी भी जलजैट हमले से बचने के लिए एकदम सही स्थान है। धमाका। मैंने पानी में एक जोरदार धमाका महसूस किया और अगले ही पल मैंने देखा कि पानी का एक गोला मेरे ऊपर उड़ रहा है, लेकिन मुझे चैन से बैठने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैंने दो और जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी और उनमें से एक मेरी ओर आ रहा था। इससे पहले कि वह मुझे टक्कर मार सके, मैं तेजी से तैरकर दूर चला गया, लेकिन उसकी गति इतनी तेज थी कि उसके चारों ओर बह रही पानी की धारा मेरे कंधे को छू गई। मुझे कोई चोट नहीं आई, लेकिन तेज दर्द महसूस हुआ। मुझे बहुत सावधान रहना होगा ताकि संपीड़ित पानी की ये धारें मुझ पर न पड़ें, अन्यथा मुझे गंभीर दर्द होगा। समय बीतता गया और पानी के जेट हमले अधिक होते गए। कुछ लोगों को चोट भी लगी। अब तक मैं भाग्यशाली हूँ। यह अच्छी बात है। मैंने अपना स्थान पूल के केंद्र के पास चुना है। मैं अपनी ओर आते किसी भी जलजैट हमले को देख सकता हूँ। धमाका। पूल के तल से पानी की बौछार आए और एक लड़की सीधे पूल से बाहर जा गिरी। जब मैंने सोचा कि वह वापस पूल में गिर जाएगी, तो ऐसा नहीं हुआ। तो प्रशिक्षक का मतलब अयोग्य घोषित करने से यही था। पूल में आप चाहे जितने पानी के जेट से वार कर सकते हैं, लेकिन आप जमीन से आने वाले पानी से वार नहीं कर सकते। यदि वे सफलतापूर्वक हिट करते हैं, तो वे आपको पूल से बाहर भेज सकते हैं और आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बैम! अचानक पानी जेट उसे मेरी पीठ से मारा जा रहा है जब मैं सोच में व्यस्त निहितार्थ। एकमात्र अच्छी बात यह है कि यह जल जेट हमला बाईं ओर से आया था, जमीन से नहीं, लेकिन फिर भी यह बहुत दर्दनाक है। इन जल जेटों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इनसे टकराने पर कोई चोट नहीं लगेगी, केवल कुछ उछलने के अलावा मुझे कोई अन्य चोट नहीं लगेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत दर्द देगा, जैसा कि अभी दे रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझ पर पानी की अधिक से अधिक धारें गिरती गईं। अच्छी बात यह रही कि मैं पानी से बाहर गिरने से बच गया। पानी के तेज झोंकों से बचने के लिए मुझे अपने शरीर के हर हिस्से का इस्तेमाल करना होगा। पानी में त्वरित गति करना सतह की तुलना में कई गुना कठिन है, लेकिन यह पानी ही है जो मुझे अपनी ओर आ रहे प्रक्षेप्य को स्पष्ट रूप से देखने देता है। यह प्रशिक्षण भले ही ज्यादा महत्वपूर्ण न लगे, लेकिन हमारे लिए यह अन्य दो प्रशिक्षणों जितना ही महत्वपूर्ण है। यह व्यायाम शरीर की क्रियाओं पर बेहतर नियंत्रण पाने में मदद करता है और यह अंतिम लड़ाई में बहुत सहायक होता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमलों की मात्रा और गति दोनों बढ़ती गई। मेरी ओर आ रहे सभी प्रक्षेप्यों से बचना थोड़ा कठिन होता गया। मैं अपनी पूरी ताकत से उनसे बचता हूं और जमीन से आने वाले लोगों को प्राथमिकता देता हूं। गुरगुर! अचानक पानी के जेट का हमला बंद हो गया और पानी जोर से हिलने लगा, जिससे ऊपर और नीचे कई लहरें पैदा हुईं। पहले तो कंपन छोटा था, लेकिन जल्द ही इसकी आवृत्ति बढ़ गई। पानी के अंदर लहरें इतनी बड़ी हो गई कि मुझे अपनी स्थिति बनाए रखने में कठिनाई हो रही थी। मैं अभी भी ठीक हूं, लेकिन जो कुछ लोग सतह के बहुत करीब थे, वे सीधे लहर में बह गए। वे निश्चित रूप से अयोग्य घोषित कर दिए गए क्योंकि उनके शरीर पानी से बाहर आ गए थे। मैंने प्रतिरोध का सामना करने के बावजूद गहराई में गोता लगाना शुरू कर दिया। ये लहरें इस तरह से उत्पन्न होती हैं कि वे सभी को सतह पर लाने की कोशिश करेगी। जैसे जैसे मैं गहराई में गोता लगाने की कोशिश कर रहा हूं, लहरें मुझे सतह पर ले जाने की कोशिश कर रही हैं और उनका बल बढ़ता जा रहा है। मैंने अधिक शक्ति के लिए व्यायाम करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि मैं एक सेकंड के लिए भी इसका विरोध नहीं कर पाऊंगा। मुझे बस 10 मिनट तक जीवित रहना है। 10 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। भाड़ में जाओ! मैं अभी बचे हुए 10 मिनट के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मैंने नीचे से एक बड़ी लहर को अपनी ओर आते देखा। मैंने अधिक तीव्रता से व्यायाम किया और लहरों के रास्ते से हटने की कोशिश की। मैं कह सकता हूं कि एक बार जब वह लहर मेरे शरीर को छू लेगी तो वह मुझे निश्चित रूप से सतह पर ले जाएगी और मुझे अयोग्य घोषित कर देगी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर इसकी सीमा से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता है कि इसकी गति को देखते हुए यह मुश्किल होगा। मेरी गति बढ़ाने का एकमात्र तरीका कौशल का उपयोग करना है, लेकिन यह निषिद्ध है। धमाका! वह लहरें मुझसे टकराईं और मुझे अपने साथ बहा ले गईं। मैं इससे बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मैं नहीं निकल सकता। मैं इस बल का विरोध करने में असमर्थ हूं। धब! इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैं सतह पर पहुंच गई और अगले ही पल किसी चीज ने मुझे घेर लिया और पानी से बाहर खींच लिया। ये हवाई आवरण है, मैंने मन ही मन कहा। हवा का आवरण मेरे शरीर को ढांक रहा है और मुझे जमीन की ओर ले जा रहा है। कुछ सेकंड बाद मैं धीरे से जमीन पर उतरा। धन्यवाद प्रशिक्षक, मैंने कहा। उन्होंने सिर्फ सिर हिलाया और कोई जवाब नहीं दिया।
मैंने अपने चेहरे से एयर मास्क हटा दिया और फर्श पर बैठकर हर मिनट कई लोगों को पानी से बाहर निकलते हुए देखा। जब 1 घंटा पूरा हुआ तो केवल 19 लोग ही पानी में बचे थे। ये प्रशिक्षण वर्ग जो सबसे आसान लग रहा था, उसने अन्य 2 वर्गों की तुलना में सबसे अधिक लोगों को बाहर कर दिया। ये देखकर कि अगली कक्षा शुरू होने में केवल 15 मिनट बाकी हैं, मैं उठकर उसकी ओर चल पड़ा। अगली कक्षा रिफ्लेक्स ट्रेनिंग क्लास है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसका उपयोग रिफ्लेक्स को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। कल मुझे इस क्लास पर शोध करने का समय नहीं मिला, इसलिए मैं थोड़ा उत्साहित हूँ। जब 15 मिनट बीत गए तो हम एक और बड़े हॉल में पहुंचे। यह अब तक का सबसे बड़ा इंडोर हॉल था। हॉल बहुत बड़ा है और इस पर 50 से अधिक सफेद वृत्त बने हुए हैं। इन सफेद वृत्तों का व्यास लगभग 2 मीटर है तथा प्रत्येक वृत्त के बीच 5 मीटर की जगह है। प्रशिक्षक बहुत युवा लगती है, लगभग 22-23 साल की। वह बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर कि हर लड़का बिना रुके उसे देखता रहता है। खांसी खांसी, उसे जोर से खांसने की आवाज निकालनी पड़ी ताकि लड़के जाग जाएं जो उसके चेहरे को बुरी नजर से देख रहे थे। कृपया अपने लिए उपयुक्त हथियार का चयन करें और सफेद घेरे के केंद्र में जागने से पहले अपनी आंखों पर यह आई बैंड पहन लें। उन्होंने कहा, जब आपकी आंखें बंद होंगी तो कई वस्तुएं आप पर हमला करेगी, आपको उनसे बचना होगा। यह अभ्यास आपकी इंद्रियों और सजगता को प्रशिक्षित करने में आपकी सहायता करेगा। जो लोग घेरे से बाहर निकलेंगे, आंख पर पट्टी बांधेंगे या कौशल का प्रयोग करेंगे, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं आपको शुभकामनाएं देती हूं, मुझे आशा है कि यह अभ्यास आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। उसकी आवाज रोबोट जैसी है, चेहरे पर कोई भाव नहीं है। वह शायद जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि लड़का उसके पास आ सके। वह मेरी कक्षा के लड़कों से केवल 1 या 2 साल छोटी है। तो जाहिर है, कई लड़के उसके पास आएंगे, इसलिए वह खुद को उत्पीड़न से बचाने के लिए ऐसा कर रही है। मैं इसका स्पष्ट अनुमान लगा सकता हूं, क्योंकि मैंने एलेन को भी उस लड़के के निरंतर उत्पीड़न से खुद को बचाने के लिए ऐसा ही चेहरा बनाते देखा है, जिसे यह नहीं पता था कि उसे लड़कों में कोई रुचि नहीं है। मैंने जल्दी से उसके पीछे रखी शेल्फ से तलवार उठाए और उसकी आंखों का पट्टा ले लिया और फिर खाली सफेद घेरे की ओर चल दिया। मैं पूरे घेरे के बीच में खड़ा था और मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। आंखों पर पट्टी बांधना बहुत असहज लगता है। अंधेरा हो गया है, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं, मेरे सामने सब कुछ अंधेरा हो गया है। अब मुझमें केवल सुनने और स्पर्श करने की शक्ति बची थी। एक एक करके आवाजें धीमी पड़ने लगीं। मैंने मन ही मन सोचा कि प्रशिक्षण जल्द ही शुरू हो जाएगा। मैंने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और अपनी तनी हुई मांसपेशियों को ढीला छोड़ दिया ताकि मैं अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज के लिए तैयार रहूं। बस हॉल में अचानक भनभनाहट गूंज उठी। आखिरकार प्रशिक्षण शुरू हो गया, मैंने मन ही मन कहा। धूड़, बकवास, छी। मैंने कई तरह की आवाजें सुनी, अगले ही पल भनभनाहट गूंज उठी। ऐसा लगता है कि ये प्रक्षेपास्त्र लोगों पर हमला कर रहे हैं और जो गाली गलौज की आवाज मैं सुन रहा हूं, उससे मुझे लगता है कि उन्हें बहुत चोट पहुंच रही है। जैसे ही मैंने ये सोचा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज मेरी ओर आ रही है और मैंने अपनी तलवार उस दिशा में घुमा दी। बम, भाड़ में जाओ। मेरी तलवार ने कुछ भी नहीं मारा था, लेकिन अगले ही पल कुछ तेजी से मेरे गाल पर लगा। मुझे कोई चोट नहीं आई क्योंकि जो भी चीज मुझ पर लगी वह नर्म पदार्थ से बनी थी, लेकिन मेरे गाल पर जो तेज दर्द महसूस हुआ वह एक जोरदार थप्पड़ की तरह था। मैं बस अपनी आंखों पर से पट्टी हटाकर ये देखना चाहता था कि मुझे किसने मारा है, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। आंख की पट्टी हटाने से मैं कक्षा में अयोग्य हो जाऊंगा। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने स्वयं को शांत किया और जो भी वस्तु मेरी ओर आ रही थी उसका सामना करने के लिए स्वयं को तैयार किया, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं था। मैं महसूस कर सकता था कि वह प्रक्षेप्य मेरी ओर आ रहा है। मैं उसे चकमा देने या अपनी तलवार से मारने की कोशिश करता, लेकिन वह हमेशा मेरे शरीर से टकरा जाता। पापा, मैंने अपनी तलवार की धार से प्रक्षेप्य पर प्रहार किया। मुझे लगा था कि यह भी चूक जाएगा, लेकिन सौभाग्य से मैं इसे मारने में सफल रहा और खुद को कुछ दर्द से बचा लिया। ये भाग्यशाली शॉट था। मैंने इसे अपनी योग्यता से नहीं, केवल भाग्य से मारा। मैं अपनी क्षमता से निशाना लगाना चाहता हूं, किसी बेतरतीब किस्मत से नहीं। मैं प्रक्षेप्य के मार्ग का पूर्वानुमान लगाना चाहता हूं और अपनी क्षमता से उसे मारना या चकमा देना चाहता हूं। मैं कल्पना कर सकता हूं कि मेरी शक्ति कितनी बढ़ जाएगी जब मैं किसी भी आने वाले हमले का जवाब देने में सक्षम हो जाऊंगा, यहां तक कि अपनी आंखें बंद करके भी।
यह अद्भुत होगा, लेकिन उस स्तर तक पहुंचना बहुत कठिन होगा। मेरे लिए ये रिफ्लेक्स प्रशिक्षण सबसे कठिन है। अन्य 3 में मुझे स्पष्ट निर्देश है कि मुझे क्या करना है। मेरे सामने एक रास्ता तय था, मुझे बस दृढ़ता के साथ उसका अनुसरण करना था, लेकिन इस प्रशिक्षण में सब कुछ धुंधला है। मुझे अपना रास्ता स्वयं खोजना होगा और मुझे लगता है कि अन्य 3 कक्षाओं का प्रशिक्षण इसमें काफी मददगार होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझ पर सैकड़ों प्रहार हुए, केवल मुझ पर ही नहीं, अन्य लोगों पर भी, इसलिए मुझे अनेक श्राप सुनने को मिलते रहे। मैं कई बार भाग्यशाली भी रहा और प्रक्षेप्य को विफल करने में सफल रहा, लेकिन इससे मुझे कोई खुशी नहीं मिली। मैंने अपने दृश्यों का अधिकतम उपयोग करना शुरू कर दिया और मैंने थोड़ी प्रगति की, लेकिन मैं कभी भी वर्तमान में भविष्यवाणी करने और इसे हिट करने में सक्षम नहीं था। 1 या 2 कक्षाओं में प्रगति नहीं होगी, इसमें कुछ समय लगेगा और मुझे विश्वास है कि यह प्रशिक्षण मुझे अपनी इंद्रियों का बेहतर उपयोग करने में मदद करेगा। ये कक्षा 2 घंटे लंबी है और क्योंकि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, मैं समय नहीं देख सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि कक्षा समाप्त होने वाली है। कक्षा समाप्त होने से पहले मुझे इस प्रक्षेप्य की कुछ और मार झेलनी पड़ेगी। भनभनाहट। अचानक भनभनाहट की आवाज आए और जैसे ही मैंने उसे सुना, मैंने अपनी आंखों से पट्टी फाड़ ली। ये 2 घंटे सचमुच कुछ खास थे। मुझे फिर से रंग देखकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। कृपया अभ्यास के हथियार और आंखों के बैंड वहीं रख दे जहां से आपने उन्हें लिया था, सुंदर प्रशिक्षक ने रोबोट जैसी आवाज में कहा। मैंने अपनी आंखों पर पट्टी और अभ्यास तलवार वहीं लगा दी जहां से मैंने उन्हें हटाया था और थका हुआ महसूस करते हुए हॉल से बाहर चला गया। पहली कक्षा शुरू हुए 9 घंटे हो चुके हैं और मेरी अभी भी एक कक्षा बाकी है। ये लड़ाकू प्रशिक्षण वर्ग है और मैं अपने आसपास के लोगों से जो सुन रहा हूं, उसके अनुसार इस वर्ग में हमें एक दूसरे से लड़ना होगा। मैंने अपनी कनपटी पर मालिश की और सोचा कि मुझे कितनी मार पड़ेगी। ये सोचकर ही मैं काम उठता हूं। मैं वास्तव में कॉर्पोरल स्टेज इवॉल्वर से पराजित नहीं होना चाहता। मुझे नहीं लगता कि 6 से अधिक विशेषज्ञ ग्रेड के इवॉल्वर्स होंगे जबकि बाकी कॉर्पोरल ग्रेड के होंगे। एक चरण का स्पष्ट अंतर है। इस अंतर को सर्वोच्च युद्ध अभ्यास के 2 या 3 मुहरों से नहीं भरा जा सकता। यदि हम कौशल का उपयोग करें तो अपने स्तर से ऊपर वालों को हराने का मौका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस प्रशिक्षण में हम अपने कौशल का उपयोग कर सकते हैं। एक और, यह विशेषज्ञ स्तर के लोगों के लिए एक प्रकार का नारकीय प्रयोग होगा, लेकिन दूसरी ओर यह वह वर्ग भी होगा जहां विशेषज्ञ स्तर के लोग अधिक सीखेंगे। कॉर्पोरल स्तर पर लड़ते हुए मुझे उनकी क्षमता का स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा और मैं इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी कर सकूंगा। यदि मुझे बाहर किसी कॉर्पोरल स्तर के इवॉल्वर का सामना करना पड़े तो ये बहुत उपयोगी अनुभव होगा। एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह ये कि यह युद्ध प्रशिक्षण वर्ग हम विशेषज्ञों पर बहुत अधिक दबाव डालेगा और अल्पावधि में हमारी क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए ये सबसे अच्छा प्रशिक्षण होगा। जल्द ही हम युद्ध हॉल में प्रवेश कर गए। ये हॉल अन्य हॉलों की तुलना में काफी छोटा था। इस हॉल में केवल एक मध्यम आकार का फाइटिंग रिंग था, जो मेरे पुराने अपार्टमेंट भवन के प्रशिक्षण केंद्र में मौजूद फाइटिंग रिंग से थोड़ा बड़ा था। प्रशिक्षक 40 वर्ष की आयु का लग रहा था। उसका शरीर भरा हुआ तथा चेहरा प्रसन्नचित था। वह युद्ध प्रशिक्षण वर्ग के प्रशिक्षक की बजाय टीवी पर हास्य कलाकार की तरह लग रहे थे। अपने हथियार चुनिए, उसने उन अलमारियों की ओर हाथ हिलाते हुए कहा जहां हथियार रखे हुए थे। उन्होंने अपने हंसमुख लहजे में मजाक में कहा, हम नहीं चाहते कि आपको इतनी चोट पहुंचे कि आप पर मुकदमा चलाया जाए। मेरा दिल धड़क उठा, लेकिन मैंने राहत की सांस भी ली क्योंकि मुझे पता था कि हम असली ग्रेड 1 आर्टिफैक्ट के साथ अभ्यास करने जा रहे हैं। यदि हमने अभ्यास हथियारों का उपयोग करते हुए बिना सुरक्षा आर्टिफैक्ट का उपयोग किए अभ्यास किया होता, तो भी बहुत सारी चोटें आती, यहां तक कि बिना कौशल का उपयोग किए भी, विशेष रूप से विशेषज्ञ स्तर पर। लेकिन अब हम असली हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कवच, ढाल, मुखौटे जैसी सुरक्षा कलाकृतियों का भी उपयोग कर रहे हैं। चोटें तो होंगी, लेकिन ये बहुत हल्की होंगी जब तक कोई कौशल का उपयोग नहीं करता है। भले ही स्तर का अंतर हो, व्यक्ति को केवल एक दर्दनाक डंक महसूस होगा, भले ही कोई अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता हो, क्योंकि कौशल के बिना हमले सुरक्षा कलाकृतियों की रक्षा को भेदने में सक्षम नहीं होंगे। मैंने जल्दी से अपने आप को कलाकृतियों से ढक लिया और आराम से रिंग के पास खड़ा हो गया। ठीक है, अब सभी ने अपने आप को अच्छी तरह से ढक लिया है। अब असली लड़ाई का समय है। आपके पास केवल 10 मिनट हैं। आपको अपने प्रतिद्वंद्वी को जल्द से जल्द हराना होगा, उन्होंने कहा, लेकिन अचानक उनका हंसमुख चेहरा गंभीर हो गया।
और याद रखो, अपने कौशल को सक्रिय मत करो और अपनी क्षमताओं का उपयोग क्षण की उत्तेजना में मत करो, इसके तुरंत बाद तुम्हें इसका पछतावा होगा। उन्होंने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, इससे पहले कि उनका चेहरा फिर से प्रसन्न हो जाए। क्या वह पागल है? मैंने उसके स्वर और हाव भाव में आए अचानक परिवर्तन को देखकर सोचा। अब लड़ाई का समय है, तुम और तुम रिंग में उतरो। प्रशिक्षक ने 2 मध्य स्तर के कॉर्पोरल स्टेज इवॉल्वर्स की ओर इशारा करते हुए कहा। लड़ो, प्रशिक्षक ने कहा और दोनों मध्यस्तरीय कॉर्पोरल स्टेज इवॉल्वर्स ने रिंग में लड़ाई शुरू कर दी। एक तलवार का प्रयोग कर रहा है, जबकि दूसरा कृपान का प्रयोग कर रहा है। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, कृपान उपयोगकर्ता ने पहल की और रक्षक उपयोगकर्ता पर हमलों की झड़ी लगा दी। तलवार चलाने वाला भी कमजोर नहीं है, उसने कृपान चलाने वाले के प्रत्येक प्रहार का प्रतिकार करना शुरू कर दिया। सामान्य रूप से देखने पर यह लड़ाई सूखी दिखाई देगी क्योंकि इसमें कोई रंगीन कौशल और क्षमताएं नहीं होंगी, लेकिन करीब से देखने पर असली लड़ाई नजर आएगी। ये लड़ाई शायद मेरे द्वारा देखी गई अन्य लड़ाइयों की तरह आकर्षक न हो, लेकिन ये बहुत अधिक उपयोगी है। इस प्रकार की लड़ाई में हम अपनी लड़ाई की वास्तविक सीमा देख सकते हैं, क्योंकि हमारा मन कौशल और क्षमताओं से बाधित नहीं होता है। यद्यपि कौशल और योग्यताएं वास्तविक लड़ाई से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वास्तविक मदद के बिना केवल योग्यता और कौशल की मदद से लड़ाई में कोई लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। प्रत्येक इवॉल्वर के लिए एक क्षमता और कौशल को वास्तविक युद्ध के साथ संयोजित और समन्वयित करना आवश्यक है। कुछ मिनट बीत गए, मेरे सामने युद्ध चल रहा था और कृपान उपयोगकर्ता की श्रेष्ठता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। यद्यपि दोनों उपयोगकर्ताओं को किसी भी वास्तविक युद्ध शैली का पता नहीं था, लेकिन कृपान उपयोगकर्ता के पास अधिक लड़ाई का अनुभव था। उनका हर प्रहार सटीक और शक्तिशाली होता है, जिससे वे अपने प्रतिद्वंद्वी को जवाबी हमले का कोई मौका नहीं देते। तलवार चलाने वाले के चेहरे पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती थीं, उसे सेवा उपयोगकर्ता से निपटने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि वह पहले ही अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा कई बार मारा जा चुका था। धम्म, अंततः उसने अपनी कृपान का सीधा प्रयोग किया और तलवार की छाती पर वार किया, जिसने उसे सीधे उसके अंदर से निकाल दिया। लड़ाई 5 मिनट से भी कम समय तक चली थी। तलवार चलाने वाला दिए गए समय का आधा हिस्सा ही लड़ सका। तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। तुमने अपनी कृपान का सटीक और जोरदार इस्तेमाल किया। तुम्हें बस अपने वार की गति पर काम करना है, इससे तुम और भी तेज और शक्तिशाली बनोगे। प्रशिक्षक ने सलाह दी। सलाह के लिए धन्यवाद प्रशिक्षक, कृपान उपयोगकर्ता ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। इसके बाद प्रशिक्षक ने तलवार चलाने वाले की ओर रुख किया, जो शर्म से अपना चेहरा झुका रहा था। और आप आसानी से उसके खिलाफ जीत सकते थे यदि आपने हमला करने की पहल नहीं की होती। तुम्हारे पास पहले से ही गति है, अब तुम्हें केवल लड़ाई का अधिक अनुभव प्राप्त करना है तथा अपनी आक्रामक पहल पर काम करना है। प्रशिक्षक ने तलवार चलाने वाले को सलाह दी। वह तलवार चलाने वाले से भी अधिक आभारी था कि उसे प्रशिक्षक से सलाह मिली। आमतौर पर इस तरह के प्रशिक्षण केंद्र में विशेष प्रशिक्षण के लिए आने वाले लोग सामान्य साहसी होते हैं। उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए राक्षसों का शिकार करके स्वयं ही धन अर्जित करना पड़ा। ये सुझाव भले ही साधारण शब्द हों, लेकिन ये बहुत उपयोगी हैं क्योंकि सामान्य साहसी लोगों के पास मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता और ताकत और कमजोरी के बारे में सलाह प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तुम और तुम रिंग में आओ। प्रशिक्षक ने रिंग में अन्य 2 लोगों को लड़ने के लिए बुलाया। इस बार ये लड़की और लड़का था। लड़की मध्य स्तर के कॉर्पोरल चरण में है, जबकि लड़का कॉर्पोरल चरण के शीर्ष स्तर पर है। प्रशिक्षक के ऐसा कहने पर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। उनके स्तर में अंतर देखकर मुझे लगा कि लड़की को नुकसान होगा, लेकिन मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह लड़के के मुकाबले में नुकसान में नहीं है, क्योंकि लड़का उससे एक स्तर ऊपर है। वह सत्ता से लड़ने में उसके बराबर है। उसने कई बार ऊपरी हाथ पाने की कोशिश की, लेकिन उसने काफी प्रभावी ढंग से उसका मुकाबला किया। एक बात जो मैंने इस लड़की के बारे में नोटिस की, वह है उसका फुटवर्क। उसका फुटवर्क सचमुच अद्भुत है। उनका अद्भुत फुटवर्क ही मुख्य कारण है कि वह उनके खिलाफ बराबरी से मुकाबला करने में सक्षम है। समय खत्म, प्रशिक्षक ने कहा और ये देखकर कि 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, उन्होंने लड़ाई रोक दी। इसके बाद उन्होंने लड़ने के लिए 2 और लोगों को चुना और फिर पहले लड़ने वाले 2 लोगों को सलाह दी। समय बीतता गया और अधिक से अधिक लोग लड़ने लगे, लेकिन वे सभी कॉर्पोरल स्तर के इवॉल्वर्स थे। केवल 2 घंटे के बाद ही उन्होंने लड़ने के लिए विशेषज्ञ स्तर का चुनाव किया। मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था। मैंने सोचा था कि वो विशेषज्ञ स्तर के इवॉल्वरों को एक दूसरे से लड़वाएगा,
क्योंकि यहाँ केवल 3 कॉर्पोरल स्तर के इवॉल्वर हैं, लेकिन उसने विशेषज्ञ स्तर के शीर्ष स्तर के इवॉल्वरों को प्रारंभिक स्तर के कॉर्पोरल स्तर के इवॉल्वरों से लड़वा दिया।